हम लोगों के पास टोटल मिला के मैथ्स, स्टैट्स एंड रीजनिंग, ये एलआर लॉजिकल रीजनिंग, ये तीन टॉपिक्स हैं स्टैट्स में। हम लोग का टोटल पेपर जो है वो 100 मार्क्स का है, जो डिस्ट्रीब्यूटेड है तीन पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट है मैथ्स, सेकंड जो है वो है स्टैट्स, और थर्ड जो है वो आपका है लॉजिकल रीजनिंग। 20 मार्क्स लॉजिकल रीजनिंग के हैं, 40 मार्क्स स्टैट्स के हैं, एंड 40 मार्क्स मैथ्स के हैं। राइट। अगर हम मैथ्स में बात कर रहे हैं तो मैथ्स में जो मेजर टॉपिक्स थे वो है फाइनेंस, पीएनसी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज। राइट। तो ये टॉपिक्स मेन टॉपिक्स में आते हैं। उसके बाद बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। रेशो है, यस, इसमें आपका डेरिवेटिव्स है। हाँ जी बेटा। हाँ, इंपॉर्टेंट है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव, उसके बाद रेशो है, इंडिसेस है, लॉग है। ये जो तीन टॉपिक्स हम लोग, चार टॉपिक्स पकड़ रहे हैं, ये ऑलमोस्ट 28 मार्क्स तक के। देखो यहाँ पे कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, ये चीज समझो। यहाँ पे कई बार कुछ टॉपिक्स 15-15 नंबर के भी आते हैं, और अगले साल वो 6 या 7 मार्क्स के आ रहे होते हैं। तो इट्स नॉट लाइक अ सीबीएसई की आपको फिक्स पता है कि ये वाला टॉपिक इतने का आएगा। बट यस, ये जो चार टॉपिक्स है ये ऑलमोस्ट 25 to 28 मार्क्स मिनिमम कवर करके चल रहे होते हैं। और बाकी जो बचे आपके 12-15 नंबर, वो आपके आ रहे होते हैं रेशो, इक्वेशन, इंडिसेस, लॉग, इन सब छोटे छोटे टॉपिक्स को मिला के। ऑन अदर एंड हमारा जो स्टैट्स है, स्टैट्स में आपको थियोरेटिकल पार्ट ज्यादा मिलता है। स्टैट्स जो 40 मार्क्स की है उसमें आप लोगों का ये मान के चलो कि 15 मार्क्स का आपको थ्योरी पेपर मिलने वाला है, और आपको 25 मार्क्स का प्रैक्टिकल पेपर, आपको जो सॉल्विंग वाला पार्ट है वो मिलने वाला है। अब थ्योरी पार्ट में और प्रैक्टिकल पार्ट में डिफरेंस है हमारा, क्योंकि अब 15 नंबर थ्योरी पार्ट है तो ऑटोमेटिकली हमारे को ये भी समझना जरूरी है कि एक्चुअल में स्टैट्स है क्या, कैसे यूज होने वाला है, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या उसकी कंडीशंस हैं। और लास्ट हमारा बचा लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में टोटल मिला के आपके पास चार टॉपिक्स हैं। एक आप लोगों का है कोडिंग एंड डिकोडिंग, ठीक है। सेकंड आप लोगों के पास आता है डायरेक्शंस। थर्ड जो है वो है आप लोगों का सिटिंग अरेंजमेंट। और फोर्थ एक है हमारा ब्लड रिलेशन। हम मैं कहता हूँ रिलेटिव सिर्फ दो ही जगह काम आते हैं। पहला, अपने पाप कम करने के लिए, क्योंकि वो इतनी हमारी उल्टी सीधी बातें करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पाप कम हो रहे हैं। और दूसरा, ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन में अपनी रिश्तेदारी को सिंपली आपको समझना है कि कौन क्या कह रहा है, कौन से रिलेशन पे पहुंच रहे हैं, ऑटोमेटिकली वो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। लॉजिकल रीजनिंग के जो 20 मार्क्स हैं, इसमें 14 मार्क्स का पेपर बहुत ईजी आता है। राइट। 6 मार्क्स का थोड़ा सा उल्टे सीधे क्वेश्चंस होते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट का एक आधा बहुत डिफिकल्ट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होता है। 40 मार्क्स की बात करूं तो 40 मार्क्स में 32 to 35 मार्क्स का पेपर एवरेज आता है। और मैथ्स की अगर हम बात करें तो ये जो ऊपर वाला मैंने लिखा है 25 to 28, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनका पेपर एवरेज आता है, बिकॉज दीज टॉपिक्स आर ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड। अब इसको और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते, बट हाँ, रेशो का क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड आ सकता है आपको। राइट। इंडिसेस का क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड आ सकता है। बट अगर हम फाइनेंस की बात करें, स्ट्रेट क्वेश्चन आते हैं फाइनेंस के मोस्टली। आप स्कैनर्स उठाओगे, स्कैनर सॉल्व करेंगे हम, तब वो भी आप देख सकते हो। राइट। तो आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो मैं आपको स्टार्ट करा रहा हूँ स्टैट्स। स्टैट्स में एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमारे पास थ्योरी पार्ट बहुत ज्यादा है। इस केस में हमारे पास थ्योरी को समझने के लिए हमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि स्टैट्स को समझना। स्टैट्स कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है। ये नहीं कि स्टैट्स हमें पता है, हमने यहाँ पे मीन निकाल लिया, मीडियन निकाल लिया, मॉड निकाल लिया, चार फॉर्मूलाज लर्न कर लिए। लर्निंग यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं है। आप चार फॉर्मूलाज लर्न कर रहे हो, मैं आपको वो चारों फॉर्मूलाज ड्राइव करना सिखाऊंगा, वो क्यों बन रहे हैं आपको वो पता होना चाहिए। राइट। यहाँ पे अगर आप ये पढ़ रहे हो कि हिस्टोग्राम कैसे बनता है, कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि हिस्टोग्राम क्यों बनता है। हम लोगों के पास अगर हम हिस्टोग्राम की बात कर रहे हैं या बार ग्राफ की बात कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि दोनों में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है, रॉ डेटा क्या होता है, उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, उससे एवरेज क्यों निकाल रहे हैं, सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, उस पर क्या इम्पैक्ट होगा, सारी चीजें हमें एक्सप्लेन में पता होनी चाहिए।
लेट्स स्टार्ट विद द स्टैट्स. स्टैट्स हमारा स्टार्ट होता है डेटा कलेक्शन से. और ये बेटा सिर्फ सीए में नहीं, आपको हर जगह डेटा इज समथिंग जो आज की डेट पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है. कहते हैं ना अपने डेटा को सेव करके रखो, सिक्योर करके रखो. क्यों? क्योंकि आज का जो वर्ल्ड है वो सारा है ही डेटा बेस्ड. आपका डेटा अगर यूज हो जाए तो उस डेटा में क्या हर चीज डेटा बेस है. आप अकाउंट्स पढ़ते हो, अकाउंट्स का पहला कंसेप्ट क्या था? हमारा सबसे पहला कंसेप्ट था मनी मेजरमेंट. व्हाट इज द मनी मेजरमेंट कंसेप्ट? इज एवरीथिंग कन्वर्टेड इनटू अ मनी इन मॉनेटरी टर्म. व्हाई? बिकॉज हम लोग यहाँ पे किसी की फीलिंग्स को समझ नहीं सकते. फीलिंग्स को समझने का मतलब है, मेरे पास एक स्टूडेंट आया, मैंने उससे पूछा बेटा पेपर कैसा हुआ, कह रहा सर बहुत बढ़िया हुआ. ठीक है. एक स्टूडेंट आई, मैंने उससे पूछा बेटा पेपर कैसा हुआ, कह रही सर एवरेज हुआ पेपर. किसका पेपर आपके हिसाब से ज्यादा अच्छा हुआ है? ए बॉय का या बी गर्ल का? कांट से. जो लड़का है वो कह रहा है सर पेपर बहुत अच्छा हुआ, 60 नंबर आ जाएंगे. और लड़की कह रही है सर पेपर अच्छा नहीं हुआ, 90s ही आएंगे. गॉट माई पॉइंट? तो यहाँ पे हम किसी की फीलिंग्स को नहीं समझ सकते. दैट्स द ओनली रीजन हम वहां पे उसे किस में कन्वर्ट करते हैं? मॉनेटरी टर्म में. और हम यहाँ किसको में कन्वर्ट करते हैं? डेटा में. हम यहाँ पे कुछ नहीं पूछते, हम यहाँ पूछते हैं आप हमें बताओ, अगर कोई, मैं कह रहा हूँ यार मूवी एवरेज थी, एवरेज मतलब 4 स्टार, मेरे लिए अच्छी 5 स्टार है. अब एक बंदा कह रहा है बहुत अच्छी मूवी थी, 3 स्टार तो दे ही दूंगा मैं. समझ रहे हो? तो हम लोग यहाँ पे उसे कहते हैं बेटा फिर स्टार ही दे दे, या 0 से लेके 10 तक की एक काउंटिंग हमें बता दे कि विच वन, जो भी नंबर आप उसको देना चाहते हो. राइट. तो इससे क्या होता है, डेटा हमारे पास आता है और इन्हीं डेटा को मैनेज करना होता है. अब डेटा कलेक्शन की अगर हम बात करें तो हमारे पास दो टाइप के रिसोर्सेज होते हैं. डेटा रिसोर्स में हमारे पास सबसे पहला जो रिसोर्स आता है वो आता है प्राइमरी रिसोर्स. अगर हम लोग यहाँ पे प्राइमरी रिसोर्स की बात कर रहे हैं, प्राइमरी रिसोर्स जो है, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट प्राइमरी रिसोर्स, हमारे पास कलेक्शन ऑफ डेटा में जो प्राइमरी डेटा आता है, प्राइमरी डेटा में दो चीजें होती हैं. पहला होता है गवर्नमेंट. गवर्नमेंट डेटा कलेक्ट करती है. आपके आधार कार्ड बने होंगे, आपके पैन कार्ड बने होंगे, ये सब क्या है? गवर्नमेंट ने डेटा ही कलेक्ट किया हुआ है. बर्थ कितने हो रहे हैं वो सब डेटा, बर्थ सर्टिफिकेट सबके बने होते हैं, ये भी क्या है? डेटा कलेक्ट कर रही है. इनफैक्ट आज की डेट पे काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग गवर्नमेंट के बेस पे जब भी आती हैं तो क्या होता है, हम उसमें बढ़ के पार्टिसिपेट करते हैं. आधार कार्ड बनवाने आए थे, क्या किया था आपने? बनवाए थे सबने, या किसी ने कहा था नहीं नहीं रहने दो यार क्या ही करेंगे? सबने बनवाए थे. क्यों? बिकॉज गवर्नमेंट करवा रही थी, हमें पता था आगे कोई ना कोई चीज आधार से लिंक करवा देगी, आधार ही नहीं बना होगा तो आगे की चीजें हमारी खराब हो जाएंगी. तो हम लोग गवर्नमेंट का जो डेटा होता है उसमें बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करते हैं. आगे बढ़कर हम उसमें वहां पे अपना खुद जाके आधार कार्ड बनवाते हैं, लाइनों में भी लगना पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. दूसरा आता है प्राइवेट. प्राइवेट में हमारे पास कुछ कंपनीज आती हैं, जैसे नेल्सन ग्रुप है, आईएमआरबी है, आईएमआरबी हो गया, टीएनएस हो गया. टीएनएस का नाम आपने सुना भी होगा, चैनल भी है इसका, टोटल नेटवर्क सॉल्यूशन के नेम से. मार्केट प्रॉब हो गया. ये सब क्या है? ये हैं रिसर्च कंपनीज. ये क्या करती हैं? ये डेटा कलेक्ट करने जाती हैं. लेट्स सपोज मैं आपको एक, अब डेटा की इंपॉर्टेंस क्या है वो हम लोग अभी पहले समझते हैं. गवर्नमेंट में जो हम सर्वे करते हैं उसे सेंसस कहते हैं. सेंसस में क्या होता है कि आपको हर, अगर 100 लोग हैं तो आपको 100 के पास जाके उनसे बात करनी पड़ेगी. आधार कार्ड ऐसा तो नहीं है ना फैमिली में 2 बंदों का बना दिया, 5 है तो 5 का बनेगा, 10 है तो 10 का बनेगा. बट जब हम इन कंपनीज के पास जाते हैं, बिकॉज सबके पास जाना, सबसे डेटा कलेक्ट करना, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड एक्सपेंसिव एज वेल. तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? सैम्पलिंग सर्वे करते हैं. सैम्पलिंग सर्वे क्या है? सैम्पलिंग सर्वे ये है कि हम 100 लोगों से नहीं पूछेंगे, हम क्या पूछेंगे? सिर्फ 10 से पूछेंगे. और इन ये 10 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सारे के सारे 100 को. राइट. तो इसे हम क्या कहते हैं? सैम्पलिंग सर्वे. एवरेज की एक, मतलब मान लो इस एरिया में 5000 लोग हैं तो मैं 5000 से ना पूछ के 50 को पकड़ लूंगा, तो दिस इज माई सैंपल स्पेस. और ये 50 लोग किसको रिप्रेजेंट करेंगे? पूरे 5000 लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे. अब हमें ये तो पता चल गया कि सर्वे हम कर कौन रहा है. सर्वे करना क्यों है, उसकी भी इंपॉर्टेंस है. आप लोगों ने आपको पता है 2010 की बेस्ट मोबाइल कंपनी कौन सी थी? 2010 की बेस्ट मोबाइल कंपनी? नो, इट्स नोकिया. मोबाइल कंपनी
जो मोबाइल्स बनाती है, पढ़ा हुआ है, नोकिया के बारे में सुना भी होगा। और 2012 में नोकिया कंपनी खत्म हो चुकी थी। रीजन, रीजन क्या था? ऐसा क्या हुआ 2 साल में कि कस्टमर की डिमांड बिल्कुल खत्म कर दी उन्होंने, चेंज कर दी? वापस आ गया नोकिया। अब क्या हो गया, अब कस्टमर की डिमांड पूरी कर लेगा। एक्चुअल क्या होता है कि कोई भी कंपनी, लेट सपोज अगर मैं बात करूं दिल्ली में कितनी नोकिया कितने स्टोर्स होंगे मोबाइल के, मोबाइल स्टोर्स कितने अप्रॉक्स? 1 लाख। 1 लाख के राउंड में तो होंगे, हर गली मोहल्ले में 2-2 स्टोर बने हुए हैं, और गफ्फार चले जाओ तो एक साथ आपको 8-10 हजार स्टोर मिल जाएंगे। नोकिया कंपनी ने एक छोटा सा मोबाइल निकालना है, कितने का होगा छोटा मोबाइल? 2,000 रुपए का मान लें। छोटे से छोटा मोबाइल 2000 के इतना ही तो आता है। बड़े मोबाइल्स की बाद में बात करेंगे, पहले छोटे की बात करते हैं। 2000 का मोबाइल बनाना है। अब कंपनी एक मोबाइल लॉन्च करेगी तो वो ये चाहेगी ना कि हर कंपनी, हर शॉप पे एटलीस्ट एक मोबाइल तो पहुंचे, ताकि उसका डिमांड पता चल सके। कितनी शॉप्स दिल्ली में बताई? 1 लाख। और पूरे इंडिया की अगर हम बात करें तो इंटू 20 करा दूं, 20 लाख शॉप्स पकड़ लूं। 20 लाख इंटू 2000 कितना हो गया? 200 करोड़। यानी एक छोटा सा मोबाइल लॉन्च करने के लिए कंपनी को कितने पैसे लगाने पड़ रहे हैं? 200 करोड़ रुपए का एक छोटा सा प्रोजेक्ट उनका क्रिएट हो रहा है। अब मान लो ये मोबाइल फ्लॉप हो जाए, कंपनी का तो नुकसान है, क्या आपका नुकसान है इसमें? नहीं। क्या आप उस कंपनी से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड नहीं हो? नहीं। कहाँ, इसी कंट्री में रहता है बेटा या कहीं बाहर से आया हुआ? इसी में रहता है। तो अगर कोई कंपनी बर्बाद होती है तो क्या उसका हमारी इकोनॉमी पे इंपैक्ट नहीं आएगा? और इकोनॉमी से तू कैसे बच सकता है? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम कहीं ना कहीं उस कंपनी से कनेक्टेड रहते हैं। अब 200 करोड़ रुपए का अगर नुकसान होगा तो ये हम लोगों के साथ प्रॉब्लम ही यही है कि हमारा एटीट्यूड ये है कि उसका नुकसान हमें क्या फर्क पड़ता है। आज की डेट पे हम लोगों को ये मतलब नहीं है कि पेप्सी कितने पैसे इंडिया से उठा के लेके जा रही है, हमें ये मतलब नहीं है कि कोलगेट कितना पैसा इंडिया में से कमा रहा है। राइट। कोलगेट जब 90s में आया था तो उसका स्लोगन क्या था, उसकी एडवर्टीजमेंट क्या थी, किसी को पता है? उसकी एडवर्टीजमेंट थी कि कोल और सॉल्ट, जिससे हम पहले टीथ क्लीन करते थे, ये हार्मफुल होता है क्योंकि जब आप कोल करते हो तो कोल बॉडी के अंदर जा सकता है और कार्बन होने की वजह से बॉडी में साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ये उसकी स्टार्टिंग थी कि कोल क्यों यूज करते हो, कोयला यूज नहीं होना चाहिए, सॉल्ट क्यों यूज करते हो। और आज कोलगेट ही सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछता है कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? दिस इज ओनली मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। आपको कैसे अपनी कंपनी को मार्केट में लेके आना है, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि हम कंपनी इंडिया में पब्लिक को क्या दे रहे हैं। अब कोलगेट हमारे यहां से करोड़ रुपए लेके बाहर लेके जा रहा है, पेप्सी कोक्स वगैरह की जो कंपनीज है अरबों रुपए हमारे इंडिया से उठा के लेके जा रही हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, पतंजलि वाला प्रॉफिट ना कमा ले। क्यों? पतंजलि के पीछे सब पड़े हुए हैं ना। क्यों पड़े हुए हैं? क्योंकि वो इंडियन कंपनी है। बचपन में काउंटिंग स्टार्ट की थी, कहां से की थी? 1 से। 0 क्यों नहीं सीखा था? क्योंकि इंडियन नहीं तो बनाया था, क्या जरूरत है उसकी? वी आर यूजिंग 0 एज अ हेल्पिंग डिजिट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बेटा 9 तक काउंटिंग खत्म होगी, अब 1 0 लगा के एक और काउंटिंग स्टार्ट कर दे। एंड दैट्स द ओनली रीजन इंडिया में 0 के कंसेप्ट क्लियर नहीं है। हम कहते हैं ना 0 इंटू एनीथिंग इज 0, गलत है ये। 0 इंटू नॉट डिफाइंड इज नॉट डिफाइंड। तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0 कैसे हो गया? कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है हमारे को। और ये प्रॉब्लम हमारे साथ कहां से आती है? अब ये जो 200 करोड़ है, हमें लगता है हमारे को क्या फर्क पड़ रहा है, डूब जाएगी कंपनी, हमारे से कोई लेना देना थोड़ी ना, हमारा क्या बेनिफिट इसमें। लेकिन कंपनी को पता है कि अगर ये डूबेगी तो कंपनी का तो नुकसान है ही है, प्लस पब्लिक का भी नुकसान है।
क्योंकि आप लोगों के पेरेंट्स, किसी ना किसी के पेरेंट्स तो उस कंपनी में जॉब करते होंगे, किसी ना किसी के पेरेंट्स तो इन मोबाइल स्टोर्स में काम करते होंगे, किसी ना किसी के पेरेंट्स तो इन मोबाइल स्टोर में डिस्ट्रीब्यूटर्स के काम करते होंगे, डिलीवरीज के काम करते होंगे। तो क्या वो इस कंट्री से रिलेटेड नहीं है? हमारे यहाँ पे सर्वे फ्लॉपी इसीलिए होते हैं क्योंकि हम लोगों को लगता है सर्वे वाला आया, अरे भैया घर पे कोई नहीं है, यही ट्रीटमेंट होता है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है उसको जो हम इंफॉर्मेशन देंगे हमारे लिए क्या बेनिफिट है उसमें। लेकिन वो बेनिफिट ये है जो अब मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। नोकिया कंपनी ने 200 करोड़ रुपीस डायरेक्ट मार्केट में इन्वेस्ट करने से बेटर क्या सोचा कि 20-25 लाख रुपए क्या किए जाएं, इन कंपनीज को दे दिए जाएं। मार्केट प्रॉप करके एक कंपनी थी, इसने एक प्रोजेक्ट इनका लिया था, राइट। ये क्या करती हैं, 20-25 लाख रुपए 20-25 लाख मार्केट प्रॉप को इन्होंने दिया। उन्होंने बोला कि भाई 2000 रुपए का हम मोबाइल बनाने वाले हैं, आप बताओ कि 2000 रुपए के मोबाइल में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। ठीक है, चलो एक 2000 का मोबाइल यहां बनाते हैं हम लोग। आप लोगों के हिसाब से क्या क्या फीचर्स होने चाहिए मुझे बताओ। 2000 के हिसाब से सोचना, 2000 वाला एक मोबाइल सेट बनाना है, अच्छा बनाना है हमें। आप कुछ भी चीजें दे सकते हो, FM दे सकते हो, और ब्लूटूथ हो गया, और कैमरा अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए, और है स्पीकर अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, और मेमोरी होनी चाहिए, वेरी गुड, और ड्यूरेबल होना चाहिए, रफ एंड टफ यूज करने वाला होना चाहिए, वाटर प्रूफ होना चाहिए। आपने कितनी सारी चीजें बता दी, बहुत बढ़िया। अब यही चीज मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, और ये फोन अब 2000 रुपए का नहीं है, 10,000 रुपए का है या 20,000 रुपए का है। 20,000 का फोन है, सेम उसकी इन्वेस्टमेंट है। अब 20,000 होने की वजह से उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई, 2000 करोड़ हो गई ऑलमोस्ट। अब आप बताओ 20,000 के फोन में क्या क्या होना चाहिए। क्या ऊपर वाले फीचर्स में से कुछ चाहिए आपको? FM चाहिए किसी को? नहीं चाहिए। ब्लूटूथ चाहिए किसी को? कहने वाली बात है, क्या लिखवाओगे किसी को कि नहीं 20,000 के फोन में ब्लूटूथ होना चाहिए? नहीं होगा, शेयरेट यूज कर लूंगा, 10 ऐप यूज कर लूंगा। क्या ये वाली फीचर्स होने चाहिए? कोई बोलेगा कि हाँ यार बेसिक कैमरा तो होना चाहिए, मेमोरी होनी चाहिए बेसिक। भाई कौन मांगता है 50 GB या 100 GB मेमोरी? इस केस में कितने मांगोगे? 512 होनी चाहिए, 256 होनी चाहिए, इतनी मेमोरी मांगोगे ना उस केस में। तो अब 20,000 के फोन की अगर मैं आपसे लिस्ट बनवाऊं, बना सकते हो? क्या क्या होंगे फीचर्स बताओ। बैटरी बैकअप अच्छा होना चाहिए, और 5G होना चाहिए, वेरी गुड, और अट्रैक्टिव दिखना चाहिए, और वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और कितने सारे फीचर्स आपने बता दिए, मेमोरी, कैमरा अच्छी क्वालिटी का, ड्यूल कैमरा होने चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, मेमोरी बैकअप, सब आपने बता दिया। चलो एक और फोन बनाते हैं, 5 लाख रुपए का फोन होता है? 5 लाख का फोन होता है क्या? नहीं होता, सीरियसली यार, 2-2 लाख के तो एप्पल ही होते हैं। आपने सुना होगा 5 लाख का फोन, सुना नहीं होगा, लेकिन आप लोगों को बता दूं कि 5 लाख का क्या, 5 से 8 लाख तक के भी फोन होते हैं। मोटो के फोन US वगैरह में 5 से 8 लाख में मिलते हैं, मोटो कंपनी के काफी सारे फोन आते हैं। 5 लाख के फोन में क्या फीचर चाहिए? जिप लॉक। वाई जिप लॉक? बिकॉज हमें पता ही नहीं कि 5 लाख का भी फोन हो सकता है, हमें उसके यूजर के बारे में नहीं पता। आप एक चीज समझो, आप जिस फोन को यूज कर रहे हो वहां तक, या वहां से 10,000 ऊपर 10,000 नीचे के फोन बता सकते हो, बट अगर आपको 5 लाख का फोन पूछा जाए तो आप नहीं बता सकते। दैट मीन्स अगर किसी बंदा कोई अगर 2,000 का फोन यूज कर रहा है तो वो 20,000 और 40,000 के फोनों के बारे में नहीं बता सकता। सर्वे करने वाला जो बंदा आया है वो उसके पास खुद 2,000 रुपए का फोन है, आपके घर की बेल बजाई, आपने बोला हमें नहीं बता, आप घर पे कोई नहीं है या जो भी आपने एक्सक्यूज दे दिया, वो बाहर जाके बैठ गया, उसको उस फॉर्म के 10 रुपए मिलने थे। पर कंडीशन होती है कि 10 घरों में कॉन्टिन्यूसली आपको लेने हैं, 2 से बड़ी मुश्किल से उसको मिले थे, 10 रुपए फॉर्म बनना था, आपने डिनाई कर दिया। अब अगले घर से वो फर्स्ट स्टार्ट करेगा या आपका फॉर्म खुद भर देगा? खुद भर देगा। क्या हुआ? अब वो एक बंदा नहीं है, बिकॉज हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे कर रहे हैं सैंपलिंग सर्वे। सैंपलिंग सर्वे में एक बंदा हजारों बंदों को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसने 10 में से मान लो 5 फॉर्म या 4 फॉर्म अपने एंड से भर दिए,
जो बहुत नॉर्मल है, यहाँ तो उसको 10 में से 8 फॉर्म भरने पड़ते हैं। तो क्या होगा आपको पता है? नोकिया डूबा क्यों था? नोकिया इसलिए बर्बाद हुआ था बिकॉज नोकिया का एक प्रोजेक्ट आया था, दिस इज व्हाट नेम था, लूमिया। नोकिया लूमिया नाम सुना होगा आप लोगों ने। 10,000 से लेके 40,000 तक की रेंज निकाली, सर्वे कराया, उसका टोटल प्रोजेक्ट कोई आई थिंक 18,000 करोड़ का पूरा प्रोजेक्ट था नोकिया वालों का, अप्रॉक्स बता रहा हूं मैं। अब उस अमाउंट पे उन्होंने जब सर्वे वगैरह कराया, सर्वे कंडक्ट कराया, तो लोगों की डिमांड क्या आई? 20,000 के फोन में, 30,000 के फोन में उन्हें एफएम चाहिए था, उन्हें ब्लूटूथ चाहिए था। तो आप समझ सकते हो ना, ये 20,000 वाले ने तो नहीं लिखा, ये किसने लिखा है? 2,000 वाले ने लिखा है। उनके हिसाब से उन्होंने एक चेकलिस्ट बनाई, उस चेकलिस्ट पे उन्होंने टिक करके अपना एक फोन मार्केट में निकाल दिया। लेकिन मेरे को 20,000 वाला चाहिए था, मुझे वो फोन चाहिए नहीं था। मुझे चाहिए क्या एफएम, मुझे चाहिए क्या कैमरा, कैमरा चाहिए बट वो 20,000 वाले के हिसाब से चाहिए ना। ब्लूटूथ के लिए मैं पूछूंगा क्या? नहीं ना। तो फीचर्स में नोकिया के साथ प्रॉब्लम ये हुई कि नोकिया ने जो सर्वे कराया वो सर्वे ही ऐसा था, एंड दैट्स द रीजन नोकिया लूमिया इज द बिगेस्ट फ्लॉप शो ऑफ नोकिया। और जो कंपनी 2010 की टॉप सेलिंग कंपनी थी, 2012 में वो बैंकरप्सी की स्टेज पे आ गई। दिस इज द पावर ऑफ सर्वे। हमारे इंडिया में सबसे बड़े सर्वे होते हैं एग्जिट पोल, जो अभी लास्ट मंथ की 4 तारीख को हुए थे। उसकी पावर आप लोगों ने उस दिन शेयर मार्केट में देख ली होगी। सर्वे आया कि बीजेपी को 350 प्लस सीट्स मिल रही हैं, क्या हुआ? मार्केट 2500 पॉइंट्स प्लस चली गई। अगले दिन जब रियलिटी आई, सर्वे फेल हुआ और उनको 250 और कांग्रेस भी ऑलमोस्ट इक्वल आने लगी, तो मार्केट 6,000 पॉइंट्स डाउन हो गई। समझ रहे हो? तो सर्वे की पावर को आप समझो। सर्वे इज नॉट ओनली अबाउट कि आप क्या निकाल रहे हो, इससे एक कंपनी, एक पब्लिक, एक सोसाइटी, इन सब उससे कनेक्टेड होते हैं। अब अगर ऐसे कोई सर्वे फेल होते हैं तो उन सर्वे की जो कॉस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी को नहीं फेस करनी पड़ती, वो उस मार्केट को फेस करनी पड़ती है, उस कंट्री को फेस करनी पड़ती है, उस इकोनॉमी को फेस करनी पड़ती है, राइट? तो दैट इज एक्चुअली अ बेस ऑफ सर्वे। आप कोई भी चीज कंस्ट्रक्ट करते हो सबसे पहले सर्वे करते हो। कोई भी चीज अगर आप मार्केट में लाना चाहते हो सबसे पहले सर्वे करते हो। विदाउट सर्वे आप किसी भी चीज पे, किसी भी जगह पे सरवाइव नहीं कर सकते। ऑब्वियसली सर्वे के लिए आपको इंपॉर्टेंट है, आपको पता तो होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट है उसमें मार्केट डिमांड क्या कर रही है। पर जब मार्केट की डिमांड के बारे में पता होगा, ओनली देन आप एक ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर सकते हो जो मार्केट में एक्सेप्ट हो। सीधा जाके 200-500 करोड़ रुपए कोई थोड़ी ना इन्वेस्ट कर देगा, राइट? सो दिस इज द पावर ऑफ सर्वे। ऑलवेज पार्टिसिपेट। ऐसा नहीं कह रहा कि मूवी के रिव्यूज के लिए या किसी चीज के लिए, बट हाँ, आपकी डोर पे अगर कोई सर्वे करने वाला आता है, दैट इज नॉट बिलोंग्स टू इनकम टैक्स ऑफिसर कि आप उसे बता दो कि आपके घर में रेड पड़ जाएगी, ऐसा नहीं है। आप उसको डेफिनेटली, आप अपनी कुछ सीक्रेट्स जो है आप नहीं बताओ। आपसे अगर वो पूछे नेट बैंकिंग कोई क्यूआर कोड कुछ नहीं, मत बताओ। बट यस, अगर उसके पास 20 क्वेश्चनर्स का फॉर्म है तो आप उसमें 15-16 क्वेश्चंस उसको करेक्टली आंसर कर सकते हो, राइट? अब बात करते हैं सर्वे। ये जो प्राइमरी सर्वे है, प्राइमरी सर्वे कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रही है और प्राइवेट कंपनीज कर रही है। लेट्स सपोज मुझे देखना है यार कि लास्ट ईयर एप्पल के कितने एप्पल 15 सेल हुए इंडिया में। क्या मैं गूगल करूंगा, निकल आएगा ना? लिखा किसने वो? हम कौन है? हम है प्राइमरी। हम प्राइमरी है, हम सेकेंडरी हैं? हम सेकेंडरी हैं। प्राइमरी वो है जिसने डेटा सर्च किया, जिसने डेटा कलेक्ट किया। लेट्स सपोज अगर आईएमआरबी गई है वहां पे कंपनी रिसर्च करने, या मार्केट प्रॉप गई है रिसर्च करने, वो कौन है? प्राइमरी है। अब इसका डेटा कौन यूज करने वाला है? नोकिया यूज करने वाला है या आईफोन यूज करने वाला है, तो वो कौन है? या हम यूज करने वाले हैं, तो हम कौन है? सेकेंडरी, राइट? मुझे चेक करना है यार कि मैं गाड़ी खरीद रहा हूँ, उस गाड़ी कितनी माइलेज देती है, गूगल करूंगा पता चल जाएगा ना। गूगल पे किसने डाला हुआ है? जिसने डाला है वो प्राइमरी है, राइट? क्योंकि उसने वो स्टडी करी है और हम उस स्टडी को यूज कर रहे हैं, तो हम कौन है? सेकेंडरी। सेकेंडरी डेटा कौन यूज करता है? जो सेकेंडरी केसेस में जो उसे यूज करने वाले लोग होते हैं उन्हें सेकेंडरी कैटेगरी में रखा गया, चाहे वो खुद कंपनी क्यों ना हो। लेट्स सपोज नोकिया ने ही आपको बोला था स्टडी करने के लिए, आप तो प्राइमरी हो, नोकिया यूज करेगा ना, तो वो भी सेकेंडरी कहलाएगा। क्लियर?
अब अगर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, अब ये डेटा में प्रॉब्लम्स आती हैं, ये जैसे अभी आपने देखा, ये की थी ना स्टडी। अब इस स्टडी में हम क्या कर सकते हैं कि ये वाली प्रॉब्लम्स ना आए। हमारे पास दो टाइप की टेस्टिंग होती है। एक होती है जब मेरे पास, लेट सपोज आप, मैं अभी, हम एक ही कंपनी में बैठे हैं, मैंने आप लोगों को भेजा था जाओ डेटा कलेक्ट करो, डेटा कलेक्ट करके मेरे पास लेके आओ, मैं उससे मीन मीडियन मॉड आगे की सारी स्टडी करूंगा। आपने मेरे को लाके फॉर्म भर दिए, आपको भी तो डर होना चाहिए कि मैं कोई भी फॉर्म चेक कर सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं रैंडमली कोई भी बीच में से एक फॉर्म निकालूंगा, उस पर फोन नंबर तो रहेगा, मैं आपके सामने उस पर फोन करूंगा और मैं पूछूंगा आपका नाम ये है, आपने ये फॉर्म भरा था, आपने इसमें ये बताया था। अब अगर मान लो मैंने दो फॉर्म्स पिक करे और वो फॉर्म्स आपके गलत बंदे को कॉल लग गए, अब क्योंकि ये रैंडम है, कोई भी हो सकता है, तो आपके मन में एक डर रहेगा ना, जब आप फॉर्म भरने जाओगे तो गलत काम ना करें, राइट। तो दिस इज व्हाट वी कॉल स्क्रूटनी। स्क्रूटनी का मतलब क्या होता है? स्क्रूटनी इज जिसमें आप पहले से ही चेकिंग करके चेक करते हो कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये जो कंडीशंस हैं, ये सही है या नहीं है, राइट। अब दूसरा होता है टेस्टिंग। टेस्टिंग मतलब मैंने यहाँ पे डेटा निकाला, फेल हो गया, नोकिया कंपनी बर्बाद हो गई, नोकिया कंपनी बर्बाद हो गई। हम, मैं एज अ थर्ड पर्सन चेक कर रहा हूँ कि यार नोकिया के साथ प्रॉब्लम क्या हुई। तो मैंने क्या किया, मैंने उस डेटा को चेक करना, अब सब हो चुका है ना, तो सब होने के बाद जब हम कोई टेस्टिंग या चेकिंग करते हैं तो उसको हम कहते हैं सैम्पलिंग टेस्टिंग, जिसको हम एबीसी मेथड्स और बहुत सारे अलग अलग मेथड से सॉल्व करते हैं। अब ये मेथड्स क्या हैं, एबीसी मेथड क्या है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि ज्यादा हमारे सिलेबस में वो नहीं है, सैम्पलिंग थ्योरी के टाइम पे हम उसे पढ़ेंगे। लेट्स सपोज आपके घर में चोर आया ना, भगवान ना करे कि कभी आए, और आप लोग घर पे नहीं हो। अब घर पे अंदर आए, सामान बिखरा हुआ दिख रहा है, लॉक खुला हुआ दिख रहा है, आपका सबसे पहला रिएक्शन क्या होगा? डर जाएंगे, वेरी गुड। उसके बाद ये इन्होंने बहुत अच्छा बोला, ये सामान चेक करेंगे, वेरी गुड। क्या? नो। कितना गया वो सब चीज है, ठीक है। सबसे पहले कौन सी चीज चेक करोगे? ज्वेलरी। और अबे चोर तो चला गया है, चोर का पॉकेट कहां से चेक करेगा? अगर चोर, अगर वहीं होता तो फिर सामान चेक करने की क्या जरूरत थी? चोर, चोर जो है वो चोरी करके चला गया है, तेरा घर बिखरा हुआ है, तू अंदर है, तेरे लिए बैठा थोड़ी ना कि आएगा तो देखेगा। ज्वेलरी कैश पहली कैटेगरी इन्होंने डाली, जिसमें इन्होंने डाला ज्वेलरी कैश, बाय द ग्रोथ ऑफ ग्रेस, आपकी जो सारा का सारा सामान था, गोल्ड कैश सब आपकी जगह पे पड़ा, ठीक है। अब नाउ और भी कुछ चेक करोगे? वेरी गुड, लैपटॉप, फोन्स, इलेक्ट्रिक आइटम्स, टेलीविजन, बेस, और वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ये सामान। अरे भाई आजकल तो पूरा का पूरा वो खाली हो जाता है, तो अंडर एस्टिमेट कर रहा है चोरों को। एड्रेस बता अपना। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो आपने पहली कैटेगरी डाली जिसमें आपने क्या डाला? गोल्ड कैश, ये आपका बचा हुआ था। तो अब आपने क्या चेक करा? अपने मोबाइल फोन्स, ठीक है, अपनी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, एंड द गुड न्यूज इज ये सब भी आपकी उसी जगह पे पड़ी है। अब कुछ चेक करने वाले हो, चेक करने वाले हो कि हमारी सॉक्स पूरी है या नहीं है, हैंग की जगह पे है या नहीं है। नहीं, क्यों? घर पे नहीं है, ले भी गया तो क्या फर्क पड़ता है? दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एबीसी एनालिसिस। First, you have to convert the things in A, B, and C categories. A is the most important categories, B is the average category, and C is the least average. Right? So, in ABC में convert करने के बाद हमारा डेटा भी ऐसा ही है। हम सबसे पहले डेटा की कलेक्शन में, जब हमारे साथ डेटा के साथ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हम उसे भी तीन कैटेगरीज में कन्वर्ट करते हैं कि डेटा कलेक्शन ए कैटेगरी में रखे हमने मेजर चीजें, राइट। मेजर चीजों में बहुत सारी चीजें आती हैं, अलग अलग डेटा पे अलग अलग चीजों के हिसाब से हम उसे चेक कर सकते हैं। फिर रखती है बी में कि हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं की, छोटी छोटी गलतियां जो हम लोग कर सकते हैं। और जब ये दोनों में कोई गड़बड़ नहीं है तो फिर हम सी में कैटेगरीज पे जाते हैं, और सी कैटेगरीज तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे भी आप लोगों को नहीं पड़ी, क्योंकि हमें पता है कि अगर वहां कुछ गड़बड़ हो भी गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों ने 100 लोगों को पूछना था, 120 का पूछ लिया, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। या 100 का पूछना था और 90 का ही पूछा तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। तो वो डेटा को
क्वेश्चनर्स को कैसे उन्होंने रैंकिंग दे रखी है, वो सब चीजें उसमें आती हैं। तो हमारे पास कैटेगरीज वाइज अगर हम टेस्टिंग करते हैं तो ये अब दो चीजें है। पहला क्या था, स्क्रूटनी। स्क्रूटनी क्या थी, जो डेटा के गलत होने से पहले हम चेक कर रहे थे, इट्स अ रीचेकिंग ऑफ द थिंग्स, राइट। और सेकंड थिंग क्या है, सेकंड है आपकी एबीसी एनालिसिस यानी टेस्टिंग। वो कब लगेगी, जब आपका सारा डेटा खराब हो चुका होगा या आप उस डेटा से वैल्यूज निकाल रहे हो, राइट। डेटा सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप लोगों का कंपनीज में जरूरत होता है, न्यूज चैनल्स हो गई, इन सब जगह पे सब जगह चाहिए होता है। 2016 यूएस इलेक्शंस फॉलो किया किसी ने? दो कैंडिडेट थे, हिलेरी क्लिंटन एंड बुश जॉर्ज। अब अगर हम लोग वहां पे देखें इलेक्शंस बेस पे, तो एक दिन पहले क्या था, हिलेरी क्लिंटन जीतेगी, हिलेरी क्लिंटन जीतेगी, यही आ रहा था। अब हिलेरी के इंडिया के साथ कैसे रिलेशन होंगे, हिलेरी के पाकिस्तान के साथ कैसे होंगे, हिलेरी यूएस के साथ क्या क्या इंटरवो करेगी, जीत कौन गया? अगले दिन सारा का सारा पूरा न्यूज चैनल पड़ा का पड़ा रह गया ना वहां पे। तो सेम 2016 इन दिल्ली इलेक्शंस, बीजेपी को मिल रही थी 32 सीट्स, आपको मिल रही थी 30 सीट्स अकॉर्डिंग टू सर्वे, और 7 से 8 सीट मिल रही थी कांग्रेस को। अब क्या बीजेपी और कांग्रेस जो दो डिफरेंट पार्टीज हैं वो हाथ मिलाएंगी, या आप जो बनी कांग्रेस और इनको अलग करने के लिए है तो वो कांग्रेस से हाथ मिलाएगी? अब ये सिनेरियो चल रहा था एक दिन पहले। नेक्स्ट डे क्या हुआ, 67 सीट्स ले गई आप। सारा का सारा न्यूज चैनल पड़ा का पड़ा रह गया ना। नेक्स्ट, अगर ऐसी चीजें होती है ना बेटा, इंडियन न्यूज चैनल्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंडियन न्यूज चैनल्स में तो आपको भी पता है कि 80% तो फालतू की बकवास ही चल रही होती है। बट अगर आप बाहर के जो स्टैंडर्ड न्यूज चैनल्स हैं, उन न्यूज चैनल्स की टीआरपी की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। आज आप किसी चैनल को देख रहे हो, वो कह रहे हैं हिलेरी जीतेगी, अगले दिन हिलेरी नहीं जीती, तो आपका क्या उस न्यूज चैनल पे ट्रस्ट रहेगा? सेम डे पे बड़े बड़े न्यूज चैनल्स ने अपने कितने सारे डेटा कलेक्शंस और डेटा उनको फायर कर दिया था। क्यों? क्योंकि डेटा उन्होंने गलत दिया हुआ था। इंडिया के डेटा कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होते। हम लोग डेटा, इंडिया के जितने भी डेटा होते हैं, उन डेटा को हम क्या मानते हैं, फेक डेटा। वाई? बिकॉज हम लोगों ने तो पार्टिसिपेट करना होता है। पार्टिसिपेट करते हो? नहीं करते। कौन भर के जाता है फॉर्म? वो बंदा जो खुद भरने आया है। तो क्या उसकी नॉलेज और आपकी नॉलेज में कोई फर्क है? ऑब्वियसली बहुत फर्क है। आप कौन हो? आप कंज्यूमर हो। कंज्यूमर मतलब जो ये आइटम्स, जो ये सामान यूज करने वाला है, तभी तो वो आपके घर आया है। लेकिन आपने उसको डेटा नहीं दिया तो वो बंदा यूज कर रहा है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि 5 लाख रुपए का फोन आप नहीं बना सकते, लेकिन हाँ अगर कोई यूज कर रहा है तो वो कहेगा हाँ यार मुझे तो मेल चाहिए ऑन वन टच, स्क्रीन बड़ी चाहिए सो दैट आई कैन यूज एज अ लैपटॉप, टैब वगैरह के थ्रू से जैसे यूज कर सकूं, मेमोरी बैकअप चाहिए, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, ये सारी चीजें मुझे इनबिल्ड चाहिए। आप समझ रहे हो वो 5 लाख कौन बना रहा है? वो एक बिजनेस क्लास बंदा है जो ये फोन यूज कर रहा है। वो बता देगा ना सारी चीजें जो जो उसे चाहिए। वो कैमरा मांगेगा, उसे क्या करना है, कैमरा, कैमरा के लिए वो अपना वहां पे हैंडीकैम यूज कर लेगा। फोटो थोड़ी ना खींचनी है उसने वहां पे, प्रोफेशनल पर्सन है वो। हर बंदे की नीड अलग है, हर बंदे की नीड के हिसाब से वो अपनी चीजें डिजाइन करवाता है। ये इंपॉर्टेंट होती है आप किसी भी स्टडी में अगर पार्टिसिपेट करते हो तो। अब ये स्टडी होती कैसे है, कंडक्ट कैसे करेंगे ये स्टडीज? अब डेटा कैसे कलेक्ट होता है? अगर हम डेटा कलेक्शन के लिए जाते हैं, जो प्राइमरी बंदा डेटा कलेक्शन करने जा रहा है, सबसे पहली चीज होती है डायरेक्ट इंटरव्यूज। डायरेक्ट इंटरव्यूज कौन से? जो भी आपके घर आ रहे थे। डायरेक्ट इंटरव्यूज की अगर हम बात कर रहे हैं, डायरेक्ट इंटरव्यूज में आपके पास क्या आ गया, आपके पास डायरेक्टली जो आप लोगों के घर पे आ रहे हैं। आपने देखा होगा, आप कभी मॉल वगैरह जाओ, शॉपिंग वगैरह के लिए जाओ, तो काफी सारे लोग फॉर्म्स लेके खड़े होते हैं, राइट। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप लोग कोई सर्विस यूज करो तो वो कहते हैं सर रेटिंग दे देना। ये सब क्या है? ये इंटरव्यूज ही है, डायरेक्ट इंटरव्यूज में आते हैं। आप लोगों से डायरेक्ट वहां पे, आपने देखा होगा ना मॉल में कई बार आप लोगों से आ जाते हैं सर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। वो सब क्या है? वो डायरेक्ट इंटरव्यूज है। डायरेक्ट इंटरव्यूज में डायरेक्टली पर्सन आपसे आके उस चीज के बारे में क्वेश्चनर फॉर्म फिल कराता है, राइट।
सेकंड हमारे पास आता है टेलीफोनिक इंटरव्यू। टेलीफोनिक इंटरव्यू में अगर हम लोग बात करें तो टेलीफोनिक इंटरव्यूज लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ट्रैवल करते हैं, यूज किए जाते हैं। मेरे को यहाँ से मुंबई के एक बंदे का इंटरव्यू लेना है, एक ही बंदा है, और वहां तक जाऊं क्या उससे बात करने के लिए? क्या करूं, फोन कर लूं? एक बंदे का केरल में लेना है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोग बैठे हों, तो क्या करें हम? क्या सबसे जाके मिले? अगर मैं सबसे जाके मिलता हूं तो क्या होगा, मेरी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, टाइम बहुत लग जाएगा, टाइम भी तो बचाना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, टेलीफोन यूज कर लेते हैं, टेलीफोनिक इंटरव्यूज हम लोग यहाँ पे कंडक्ट कर देते हैं, राइट। इसके बाद हमारे पास थर्ड आता है मेल। क्वेश्चनर मेल वगैरह हम लोग जो करते हैं, ईमेल वगैरह, आपको पता है किसी भी बड़ी कंपनी के अगर आप डायरेक्टर से या आप लोग ही किसी इंटरव्यूअर को टाइम नहीं देते, तो आपको लगता है किसी बड़ी कंपनी का कोई इंटरव्यू मुझे लेना हो तो वो मुझे टाइम देगा? कोई मैं न्यूज चैनल वाला थोड़ी ना हूँ कि हाँ उसकी फोटो छपनी है तो वो मेरे को टाइम दे देगा, इट्स जस्ट अ स्टडी। बट हाँ, उन लोगों की एक अच्छी बात होती है कि अगर आप किसी भी कंपनी के डीन मैनेजिंग लेवल के लोगों से अगर आपको कुछ भी क्वेश्चनर्स फिल करवाना है तो आप उन्हें मेल कर दो, 24 to 36 आवर्स के अंदर आपको पूरा का पूरा क्वेश्चनर मेल होके वापस रिवर्ट आ चुका होता है। टाइम बच गया, इंफॉर्मेशन मिल गई, और इंफॉर्मेशन लीगल भी हो गई क्योंकि उसी ने मेल किया हुआ है, राइट। अब एक और चीज आपको मैं बताता हूँ, अगर मैं यहाँ पे मेल की बात कर रहा हूँ, अगर हम लोग यहाँ पे मेल की बात कर रहे हैं, तो मेल के केस में हमारे पास हो सकता है कि हमने अगर उसे 20 क्वेश्चंस का फॉर्म भेजा हो तो उसने सिर्फ 17 का आंसर दिया हो, 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन के आंसर उसने ब्लैंक छोड़े हो, पॉसिबल है ये। मैंने अभी आपको क्या बोला, आपको अगर कोई ऐसा क्वेश्चन लगता है कि आपको नहीं बताना चाहिए तो मत बताओ, लेकिन बाकियों के आंसर तो दे दो। एंड हम लोग हमेशा यही कहते हैं कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। 17 क्वेश्चंस के आंसर अगर आपको मिल रही है तो हमारा जो डेटा है वो 17 से बन जाएगा, राइट। और इसके बाद हमारे पास लास्ट आता है फोर्थ, इनडायरेक्ट इंटरव्यू। इनडायरेक्ट इंटरव्यूज का मतलब क्या है? लेट्स सपोज अगर मैं किसी बड़ी कंपनीज में गया, बड़ी कंपनीज यानी मैं अंबानी के पास गया और मुकेश अंबानी से मैंने पूछा कि आपके यहाँ पे कितने स्टोर्स हैं, क्या उसे पता होगा उसके कितने स्टोर्स हैं रिलायंस के? नहीं। मैंने पूछा आपके अंडर कितने एम्प्लॉयज वर्क करते हैं, क्या उसे पता होगा? मैं अगर उससे पूछूं कि उसका खुद का मोबाइल बिल कितना आता है, उसे वो भी नहीं पता होगा। तो क्या मुझे उससे ये वाले क्वेश्चंस पूछ के क्या करेक्ट आंसर मिल पाएगा? अगर मैं उससे पूछूं यार आपके अंदर कितने स्टोर्स हैं, वो कहेगा यार डिपार्टमेंट में जाके बात करो कितने स्टोर्स खुले हुए हैं। मैं उससे पूछूं यार कितने लोग काम करते हैं, वो कहेगा यार एचआर वाले से बात करो कितने लोग काम करते हैं। मैं उससे पूछ रहा हूँ कि यार आपके कितने एम्प्लॉयज हैं, या मतलब कितनी आपका मोबाइल बिल कितना आता है, तो वो कहेगा यार अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाके चेक करो, राइट। दीज ऑल आर इनडायरेक्ट इंटरव्यूज। इनडायरेक्ट इंटरव्यूज में हम किसी पर्सन की जो भी हमारे को इन्फॉर्मेशन चाहिए वो किसी थर्ड पर्सन से ले रहे होते हैं। लाइक मुकेश अंबानी के एम्प्लॉयज की लिस्ट मैं किससे ले रहा हूँ? एचआर वाले से ले रहा हूँ। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड इनडायरेक्ट इंटरव्यूज। इनडायरेक्ट इंटरव्यूज का मैं बेस्ट एग्जांपल आपको बताता हूँ। लेट्स सपोज कोई न्यूबॉर्न बेबी है। अब न्यूबॉर्न बेबी से तो जाके पूछेंगे नहीं कि बेटा सेरेलैक्स अच्छा लगता है या नहीं लगता, राइट। या कौन सा डायपर यूज करता है, कौन सा ऑयल यूज करता है, कौन सा बॉडी टेल्क यूज करता है, ये सब किससे पूछना पड़ेगा? पेरेंट्स से, गार्जियन से, जो भी उसका टेक केयर कर रहा है, राइट। सो हम लोगों के लिए ये सारे इंटरव्यूज भी किस में आ गए? इनडायरेक्ट इंटरव्यूज में। किड्स के प्रोडक्ट्स की नॉलेज चाहिए कि अच्छे हैं बुरे हैं, तो किससे पूछ रहे हैं? पेरेंट्स से पूछ रहे हैं, उससे नहीं जो यूज कर रहा है। सो दिस इज ऑल्सो अ इनडायरेक्ट इंटरव्यूज। तो हमारे पास टोटल कितने इंटरव्यूज होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं? 4। कौन कौन सा? पहला डायरेक्ट इंटरव्यू, दूसरा टेलीफोनिक, थर्ड मेल, फोर्थ इनडायरेक्ट इंटरव्यूज, राइट। तो ये 4 टाइप के हमारे पास डेटा कलेक्शन के सोर्सेज हैं। अब जब हम डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, अगर अब मैं डेटा कलेक्शन की बात कर रहा हूं तो डेटा कलेक्ट करने पर हमें जब भी कोई एक डेटा मिलता है तो वो डेटा मिलता है रॉ डेटा, राइट। अब इस डेटा को हम लोग क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं।
इस डेटा को हम अरेंज करते हैं। अब अरेंज करने के लिए हमारे पास अलग अलग वे हैं। जो डेटा हमें मिलता है रॉ डेटा, इसे हम कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज। पता है ना, इंडिविजुअल सीरीज एक्स सी गिवन होगा। छोटा सा एग्जांपल देता हूं, लेट्स सपोज वी हैव 50 स्टूडेंट्स या वी हैव 10 स्टूडेंट्स राइट नाउ, और उन 10 स्टूडेंट्स पे हम क्या कर रहे हैं बच्चा, यहाँ पे मैं ये पूछ रहा हूँ, लेट्स सपोज मैंने एक टेस्ट कंडक्ट किया और इस टेस्ट में मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। मैं भी क्या कर रहा हूँ, डेटा ही तो कलेक्ट कर रहा हूँ। अब मैंने 1 बाय 1 पूछा, 20 नंबर का टेस्ट था, एक ने बोला 12, 14, 16, 18, 13, 10, 12, 7 and 9. This is what we call रॉ डेटा, इंडिविजुअल सीरीज। जब भी आप एक डेटा कलेक्ट करते हो तो क्या आता है, इंडिविजुअल सीरीज हमें मिलती है। अब इस इंडिविजुअल सीरीज से हम, अब 10 बच्चे थे, मेरे को समझ आ गया, चलो ठीक है 10 बच्चे थे, लेट्स सपोज यही 50 बच्चे होते तो सबके मार्क्स ऐसे लिखे होते, क्या उससे मैं कुछ नॉलेज ले सकता था? नहीं। तो मेरे को उसे किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, डिस्क्रीट सीरीज या कॉन्टिन्यूस सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है, डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, हमें यहाँ पे एक्स दिया होता है, जैसे मैं मान लो मार्क्स बता रहा हूँ, 10 नंबर कितने बच्चों के हैं, 11, 3 के, 12 नंबर है 5 स्टूडेंट्स के, ये हमें गिवन। क्या आपको डिस्क्रीट सीरीज दिख रही है ये हम इंडिविजुअल दिख रही है अभी आपको? क्या आप इस डिस्क्रीट सीरीज को इंडिविजुअली देख पा रहे हो? जब तक आप सीरीज को घुमा फिरा नहीं सकते ना, तब तक आप समझ लो आपको आगे आने में दिक्कत आने वाली है। क्या ये डिस्क्रीट सीरीज आपको इंडिविजुअली दिख रही है? मुझे तो दिख रही है। कैसे? 10 2 बार लिखे हुए हैं, 11 3 बार लिखे हुए हैं, 12 5 बार लिखे हुए हैं, इसी तरीके से सारी सीरीज लिखी हुई है। इसी को ही तो कन्वर्ट करके हमने किस में कन्वर्ट किया है, डिस्क्रीट सीरीज में। कन्वर्जन उस तरीके से होती है। अब आपको मैं एक सिंपल सा बताता हूं, मीन का फॉर्मूला क्या था, समीशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। यही निकालते हो ना एवरेज निकालने के लिए, सबको टोटल किया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स कर दिया। लेकिन जब हम डिस्क्रीट सीरीज आते हैं तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, सिग्मा ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स क्यों कर रहे हैं, 10 2 बार है, उसे 2 बार ऐड करूं या इंटू 2 करूं, बात तो एक ही है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, वहां एफ एक्स कर रहे हैं ताकि टोटल आ सके। और यहाँ ये क्या है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही तो है टोटल, एन को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है ये सिग्मा एफ, राइट। तो डेटा को समझो, अगर आप डेटा को समझ गए ना तो मीन मीडियन मॉड स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ भी निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम रट रहे थे, अच्छा बेटा इंडिविजुअल है तो सिग्मा एक्स अपॉन एन, डिस्क्रीट है तो ये, कॉन्टिन्यूस है तो ये। कॉन्टिन्यूस में हम मिड वैल्यू ले रहे हैं, सिग्मा एफ एम ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं, मैं आपसे अभी पूछ लूं, किसी को रीजन नहीं पता क्यों ले रहे हो मिड वैल्यू, नहीं पता। ऐसी ऐसी नॉलेज अर्न करने का बेनिफिट क्या है, मुझे वो बता दो। सीए क्या सिर्फ नाम के आगे लगवा के वो डिग्री लेके घूमना है या उसका काम भी करना है? अब काम करने में आपको लगता है डेटा से बच सकते हो, सीए बन रहे हो, क्या डेटा, डेटा देखो बेटा, डेटा एक ऐसी चीज है, आप बैंकिंग के लिए काम करो, शेयर मार्केट के लिए करो या किसी फर्म के लिए करो, डेटा से तो बच नहीं सकते, और डेटा आपको इसी तरीके से मिलेगा। क्रिकेट मैच देखते हो, सबसे ज्यादा डेटा यूज होता है वहां पे, और सबसे ज्यादा मेथड यूज होते हैं डेटा वेरिफिकेशन के, हिस्टोग्राम, बार ग्राफ, डायग्राम्स, आपके फ्रीक्वेंसी बार, पॉलीगन्स, ऑजाइव सब बनाए होते हैं उसमें। हम अभी तक 10वीं 12वीं तक यही तो परेशान थे कि ये मैथ्स यूज कहाँ होना है, यही परेशानी थी ना हमारा। सबसे बड़ा क्वेश्चन हमेशा ही होता था, अरे साइन थीटा कॉस थीटा यूज कहाँ होंगे, हम ट्रेगो पढ़ रहे हैं यूज कहाँ होगी, हम कौन सा बिल्डिंगों की हाइट नापने वाले हैं। बट दिस इज समथिंग जो आपको हर जगह यूज होने वाली है, और कहां कहां यूज होने वाली है, कैसे कैसे यूज होने वाली है, वो भी अभी हम करने वाले हैं। बट हमें पता नहीं होता ना कि यूज हो रही है, हमें पता है ठीक है। मैंने आपसे पूछा था आपके 12th में कितने मार्क्स आए, आप मार्क्स नहीं बताते ना, क्या बताते हो, परसेंटेज। परसेंटेज क्या है, मीन ही तो है, परसेंटाइल बेस पे वैल्यू ही तो बता रहे हो आप, एवरेज ही तो है वो भी एक।
राइट? सो दिस इज समथिंग जो हम लोग यूज करने वाले हैं, और उसके लिए आपको डेटा समझना बहुत जरूरी है। अब इसके बाद हमारे पास आती है कॉन्टिन्यूस सीरीज। कॉन्टिन्यूस सीरीज का यूज क्या है? मेरे पास 50 बच्चे थे और मैंने 50 बच्चों का, या 20 बच्चे थे, उन 20-30 स्टूडेंट्स थे, मैंने उनका मार्क्स का एग्जाम लिया 50 मार्क्स का। अब किसी के 21 है, किसी के 23 है, 25, 27, 28। अब सबके आगे 1-1 लिखने का तो कोई सेंस नहीं बनता ना इस सीरीज पे। अब मैं यहाँ लिख दूं कि 10 1 मार्क, 11 एक के, 12 एक के, 13 एक के, इससे अच्छा तो इंडिविजुअली छोड़ दूं। तो हम क्या करते हैं, ऐसी सीरीज को कन्वर्ट करते हैं कॉन्टिन्यूस में। अब कॉन्टिन्यूस में भी दो चीजें आती हैं, एक आती है ओपन और एक आती है क्लोज्ड। ओपन सीरीज क्या है? 0 to 9। समझ आया? ओपन एंड रहता है। ओपन क्यों है? क्योंकि यहाँ 9 खत्म हो रहा है और अगला 10 आ रहा है। और क्लोज सीरीज क्या हुई? इसे हम सिंगल एंड मेथड भी कहते हैं, क्योंकि इसका एक एंड इंक्लूडेड होता है और एक एक्सक्लूडेड होता है। 10 अगर यहाँ इंक्लूड हो रहा है तो यहाँ क्या होगा? एक्सक्लूड होगा। दो जगह थोड़ी ना 10 ले लेंगे। अब देखो, ओपन एंड जो है हम लोगों के यहाँ पे क्लोज हो चुका है कि हम लोग ओपन एंड यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते, मैं उसका रीजन बताता हूँ। लेट्स सपोज मैं गया किसी के घर सर्वे करने, और जब मैं वहां पहुंचा तो मेरे को मैंने बात बात करी, तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी सैलरी कितनी है। और बिकॉज दे आर बिलोंग्स टू अ गवर्नमेंट फैमिली, गवर्नमेंट जॉब थी उनकी, तो उन गवर्नमेंट जॉब वालों को तो सैलरी बताने में कोई दिक्कत होती नहीं। तो उसने बोला कि हमारी जो टोटल सैलरी है वो है 9.5 लाख रुपए, 9,50,000। कहाँ डालू? क्या करूं? या तो 50,000 कम करूं, या 50,000 ज्यादा करूं। डेटा हमारा वैसे ही क्या है? क्या डेटा हमारा एक्यूरेट है? क्या हमें जो सामने वाले ने बोला है उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं? हम तो वैसे ही उसके एक्यूरेसी पे हमारे पास सवाल होते हैं कि सामने वाला डेटा सही देगा या नहीं देगा। और यहाँ जो बंदा डेटा सही दे रहा है, हम उसका भी सही नहीं कर पा रहे, हम उसे भी एवरेज कर रहे हैं, तो क्या ये सही तरीका है? एंड दैट्स द ओनली रीजन ओपन मेथड्स को क्लोज किया गया कि इस अब ओपन एंड यूज नहीं होगा। यू हैव टू कन्वर्ट ओपन इनटू अ क्लोज। अब क्लोज कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या देखना होता है कि गैप कितना है? गैप डिवाइडेड बाय 2। गैप कितना है इन दोनों के बीच में? 1 का। 1 को डिवाइड कराओ 2 से तो कितना आ जाएगा? 0.5। 0.5 इसमें से माइनस और 0.5 इसमें प्लस करा दिया जाता है, तो क्या बन जाएगा? कोई दिक्कत यहां तक किसी को? तो दिस इज व्हाट वी कॉल कन्वर्जन ऑफ ओपन एंड इनटू अ क्लोज एंड। अब 9.5 है, एक एंड इंक्लूडेड है एक एक्सक्लूडेड। अगर आप इसे इंक्लूड करके चल रहे हो तो ऑटोमेटिकली यहाँ ले लोगे, और इसे इंक्लूड करके चल रहे हो तो यहाँ ले लोगे। डिपेंड्स, प्योरली डिपेंड्स ऑन यू। तो कुछ भी कहीं पे भी लो, सब उसी हिसाब से एडजस्ट हो रहे होंगे। राइट? सो हमारे पास वो जो गैप है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है क्लोज एंड में, ओपन एंड के थ्रू। ठीक है? तो इसीलिए अगर कोई भी वैल्यू है, लेट्स सपोज वैल्यू दे रखी है 0 to 4.5, 5 to 9.5। अब इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे? गैप कितना है? 0.5। 0.5 का हाफ कितना होता है? 0.25। तो 0.25 इसमें से माइनस, और इसमें कोई दिक्कत परेशानी इसमें? समझ आ गया? अब बात करते हैं क्लोज इसकी। हमें एक सीरीज दी हुई थी, हमें दिया हुआ, जैसे मैंने बताया कि अभी हमने टेस्ट लिया था क्लास में। तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। 6 7 8 7 4 ये स्टूडेंट्स हैं हमारे इसमें जिनके मार्क्स आए हैं। 6 मार्क्स आए हैं कितने? 6 मार्क्स आए हैं, सॉरी, 6 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं 0 से लेके 10 के बीच में। 7 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं 10 से लेके 20 के बीच में। व्हेन वी गेट द रेंज। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं घूमने फिरने निकला तो मेरे को एक फ्रेंड मिला मेरा। मैंने उससे पूछा कि क्या सैलरी है, क्या कमा लेता है मंथली।
तो उसने बोला मैं 1-2 लाख रुपए कमा लेता हूँ, 1 लाख या 2 लाख, क्या लें? मैं सोचूंगा 1.5 लाख कमाता है। आप लोगों ने थोड़े टाइम पहले सुना होगा एक सीसी पैटर्न करके आया था, जिसमें जो परसेंटेज या वैल्यू जो भी जो भी रेटिंग आती थी 10 में से मार्क आते, सीजीपी सीजीपीए वगैरह जो निकलता था, जो भी सीजीपीए आ रहा है उससे परसेंटेज निकालनी होती थी तो किससे मल्टीप्लाई करना होता था? 9.5 से। ऐसा क्यों? उसका भी कारण, उसका भी जो रीजन था वो यही था। जिसकी 10 सीजीपी है, 10 सीजीपी का मतलब क्या है? उसके मार्क्स कितने हैं? 90 to 100। एक बच्चे की 10 सीजीपी है, 10 सीजीपी के लिए मतलब क्या हुआ? उसके मार्क्स कितने हैं? 90 से 100 के बीच में। तो मेरे लिए उसके कितने मार्क्स हैं? 95। मेरे लिए उसके मार्क्स कितने हैं? 95, बिकॉज 95 इज द एवरेज ऑफ 90 एंड 100। जैसे कि मेरे फ्रेंड ने बताया था कि 1-2 लाख रुपए सैलरी है, तो मेरे लिए उसकी सैलरी कितनी हो गई? 1.5 लाख। अब उसी तरीके से ये 6 बच्चों के मार्क्स कितने हैं? 0 से 10। तो मेरे लिए उनके मार्क्स कितने हो गए इसमें? एंड दैट्स द रीजन हम यहाँ पे क्या लेके चलते हैं? एवरेज लेके चलते हैं। एंड दैट्स द ओनली रीजन जब हम मीन निकाल रहे होते हैं तो क्या यूज करते हैं? एफ एक्स के बदले अब एफ एम यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ जो एम है वही मेरे को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मार्क्स रिप्रेजेंट करता है, राइट। अब बात कर रहे हैं हमारे पास डेटा कलेक्शन जब हमने किया, तो डेटा कलेक्शन करने के बाद हमारा सबसे पहला काम जो होता है, डेटा को अलग अलग किया, मीन मीडियन वाइज बनाया, उसमें बहुत सारी क्वांटिटेटिव डेटा हम अलग कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे पास इसमें दो फॉर्म्स हमारे पास मेन आती हैं, एक आती है टैबुलर फॉर्म और एक होती है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। टैक्सेशन फॉर्म हम लोग बहुत कम यूज करते हैं। टैक्सेशन फॉर्म होती है जहां पे हम लिख के डेटा को लिख रहे हैं सारा, राइट। होती 3 फॉर्म्स हैं। पहला टैक्सेशन, जहां पे हम टेक्स्ट फॉर्म में सारा डेटा लिख रहे हैं। दूसरा टैबुलर फॉर्म, जो ये मैं बना रहा हूं। और तीसरा होता है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। डू यू नो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन? प्रेजेंटेबल होता है और टाइम सेविंग है, इजी टू अंडरस्टैंड है, राइट। जिन बच्चों को या जिन लोगों को, देखो हम लोगों को पता है कि हमने जो डेटा बनाना है, हमने सिर्फ डेटा अपने यूज के लिए नहीं बनाना, हमने डेटा पब्लिक के लिए भी बनाना है। हमारे क्रेडिटर्स भी देखेंगे, स्टॉक मार्केट वाले भी देखेंगे, ऑनर्स भी देखेंगे। आपको क्या लगता है सब एजुकेटेड है? जरूरी है? क्या हो सकता है, कुछ अनएजुकेटेड भी हो सकते हैं। उनको समझाने के लिए, आपने कभी क्रिकेट मैच देखा है? आपने देखा होगा क्रिकेट मैच में अगर कभी स्कोर चल रहा होता है तो हर ओवर के रन बना रखे होते हैं कि किस में कितने रन बने, बना होता है ना ऐसे, ग्राफ बना रखे होते हैं कि ये यहाँ विकेट आउट हुई और दूसरी ने जो स्टार्ट किया वो यहाँ पे आ गया। ये 20 ओवर्स का मैच है, यही ऐसे ही चलता है ना यहाँ पे। पहले 5 ओवरों में कौन सी टीम अच्छा कर रही थी, ए या बी? ए। अब अगले 5 ओवरों में कौन सी टीम अच्छा कर रही है? तो आपको ये भी नहीं पता कि क्या स्कोर है क्या नहीं है, बट आपने ग्राफिकली उन चीजों को देख के इजीली बता दिया ना कि कौन अच्छा कर रहा है और कौन बुरा कर रहा है। कौन से ओवर में कम रन बने हैं, कौन से ओवर में ज्यादा रन बने हैं, ये आप इजीली यहाँ से निकाल सकते हो ना, राइट। तो ये सारी की सारी चीजें क्या होती हैं? अट्रैक्टिव होती हैं, इजी टू अंडरस्टैंड होती हैं। ये जो आपने मैंने बनाया, ये क्या बनाया है? ये ओजाइव्स है। ये क्या है? हिस्टोग्राम है। क्या है ये? ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ही तो है। अब अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन में समझते हैं, सबसे पहले अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं तो हमारे पास ग्राफिकली में सबसे पहली चीज आती है लाइन डायग्राम। नोट करते जाओ और उनके बारे में लिखते भी, लिखना है जो जो आपको हेडिंग में लिखते जाओ, क्योंकि इनके बारे में क्वेश्चंस में। लाइन डायग्राम, line diagram is represent the terms
इनटू अ नॉर्मल क्वांटिटी फॉर्म, राइट, और उसे हम लाइन वाइज रिप्रेजेंट करते हैं। वो कैसे? जैसे कि हमारे को मान लो 3 साल दे रखे हैं, 22, 23 एंड 24। तो मैं इसको कैसे बनाऊंगा? ट्वेंटी थ्री में कितना था? 100, 23 में 120, इसमें 130, तो ये हमारा क्या हो गया? लाइन डायग्राम। तो आपको इससे इजीली पता चल जाएगा कि ग्रोथ आ रही है, कौन से ईयर में डाउन आ रहा है। लाइन डायग्राम आपको इजीली बता देता है कि कितने ईयर से कितने ईयर में अबव जा रही है वैल्यू, पॉजिटिव है, या किस में डाउन जा रही है वैल्यू, नेगेटिव है। ये सारी चीजें आपको इजीली वो वहां पे क्लियर कर देता है। अब इसमें सेकंड आता है मल्टीपल डायग्राम, मल्टीपल लाइन डायग्राम। देखो मल्टीपल के केस में हमारे पास कुछ नेक्स्ट न्यू चीज नहीं है। मल्टीपल का मतलब जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है कि दो चीजों के कंपैरिजन के लिए यूज हो जाएगा, या दो चीजों के लिए यूज हो जाएगा। जैसे 2022 में ये सारे हमें यहाँ पे राइस की चीज बारे में बता रखा है। ये क्या है? राइस की प्रोडक्शन। अगले में दे दिया शुगर। तो आपने एक और बना लिया 60, 70 एंड 80, कुछ इस तरीके से। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड मल्टीपल लाइन डायग्राम, जहां पे आपको दो चीजों को कंपेयर करने के लिए या दो चीजों के बारे में आप लोग उनको बना सकते हो। मोस्टली ये जो मल्टीपल लाइन डायग्राम है वो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए यूज होता है। सेकेंड हमारे पास जो ग्राफ आता है वो आता है बार ग्राफ। राइट, बार ग्राफ में क्या है हमारे पास? बार ग्राफ इंडिविजुअल सीरीज को रिप्रेजेंट करने के काम आता है। बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में डिफरेंस क्या है? हिस्टोग्राम कॉन्टिन्यूस सीरीज के लिए यूज होता है और बार ग्राफ इंडिविजुअल सीरीज के लिए यूज होता है। बार ग्राफ उन चीजों के लिए यूज होता है जिनमें आपस में कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है, और हिस्टोग्राम उन चीजों के लिए यूज होता है जिनमें आपस में कंपैरिजन पॉसिबल है। राइट, जैसे कि अगर हम बार ग्राफ की बात कर रहे हैं, मेरे को बोला गया राइस की प्रोडक्शन जो है वो 100 है, और राइस के अलावा शुगर हो गया, व्हीट हो गया। तो ये सब चीजों के लिए हमारे को कुछ ना कुछ चीजें हमें दे रखी हैं। तो ये हमारे को दे दिया 150। तो इसको मैं जब बनाऊंगा तो क्या मैं राइस की प्रोडक्शन को, क्या मैं शुगर की प्रोडक्शन से कंपेयर कर सकता हूं, या उसे व्हीट की प्रोडक्शन से कंपेयर कर सकता हूं? आंसर इज नो। राइस की प्रोडक्शन शुगर से कैसे कंपेयर हो सकती है? बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। शुगर की प्रोडक्शन व्हीट की प्रोडक्शन से कंपेयर नहीं हो सकती, डिफरेंट है। राइट, इसीलिए हम इसमें किस में बना रहे हैं? इसे बार ग्राफ बेस पे हम इसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। बार ग्राफ डिफरेंट चीजों के लिए यूज किया जाता है। लाइक आपके घर के एक्सपेंसेस है, आपको अपने घर के एक्सपेंसेस यानी उनका बजट बनाना है। अब उनका बजट कैसे बनाना है? लेट्स सपोज बजट क्या, आपने अपने घर के एक्सपेंस को बताना है कि किस किस जगह पे कितना हुआ। पहला हुआ आपके स्टडी का, दूसरा हुआ आपके घूमने फिरने के लिए ट्रैवल एक्सपेंस, तीसरा हुआ फूड एंड बेवरेजेस वगैरह के लिए जो हुआ। क्या आप इन्हें आपस में कंपेयर कर सकते हो? स्टडी का एक्सपेंस ट्रैवल के एक्सपेंस से कंपेयर नहीं हो सकता। तो इनमें आप जब इन एक्सपेंस को बनाओगे तो कैसे बनाओगे? बार ग्राफ के थ्रू आप इन्हें क्रिएट करोगे। राइट, बार ग्राफ में बीच में स्पेस क्यों होता है? वो इसीलिए होता है बिकॉज दीज टू टर्म्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, इसीलिए उनमें स्पेस रख के हम क्रिएट करते हैं।
बट ऑन अदर एंड अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ बार ग्राफ में, मल्टीपल बार ग्राफ जिसे हम कहते हैं, मल्टीपल का नाम आते ही क्या हो गया, डबल बन गया अब यानी। जैसे राइस ही दे रखा था, शुगर ही दे रखा है, ठीक है, राइस दे रखे हैं 2022 में, क्या हम राइस की प्रोडक्शन को राइस की प्रोडक्शन से कंपेयर कर सकते हैं? आंसर इज यस, उन्हें आपस में तो कंपैरिजन किया जा सकता है। इसीलिए जब मैं इसकी प्रोडक्शन का बनाऊंगा तो राइस की प्रोडक्शन फर्स्ट में 100 है, सेकंड में 120 है, शुगर की प्रोडक्शन 150 है और अगले में 140 है। क्लियर, कोई डाउट? अब इसमें आप देखो मैंने क्या बनाया, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो ये तो हिस्टोग्राम के तरीके से बनाया हुआ है, बट इनमें बीच में गैप भी है और फिर एक और कंबाइंड है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, मल्टीपल बार ग्राफ। मल्टीपल बार डायग्राम भी कहते हैं, मल्टीपल बार ग्राफ भी कहते हैं, एक ही बात है। क्लियर, कोई डाउट? मल्टीपल बार ग्राफ के बाद हमारे पास एक टर्म आती है जिसे हम कहते हैं हिस्टोग्राम। ठीक है, हिस्टोग्राम कॉन्टिन्यूस सीरीज के लिए क्रिएट किया जाता है। जैसे हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है 10, राइट, सो ये हमारा क्या है, हिस्टोग्राम। किसके लिए यूज होता है ये, कॉन्टिन्यूस सीरीज के लिए हिस्टोग्राम यूज होता है। ये ऐसे ग्राफ्स हैं जो आप ऑलरेडी यूज कर चुके हो, आप लोग ऑलरेडी इसको बना चुके हो। हिस्टोग्राम से अगर मैं इसके मिड पॉइंट्स आपस में ज्वाइन करा दूं तो ये क्या कहलाते हैं, पॉलीगन्स। हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करा के अगर हम एक इमेज बना दें तो वो क्या कहलाते हैं, पॉलीगन्स। और हिस्टोग्राम से हम लोग अगर CF निकाल ले, CF इज अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, राइट, जैसे हम लेस देन और मोर देन ओजाइव्स में कहते हैं। लेस देन ओजाइव एंड मोर देन ओजाइव का कंसेप्ट क्या है मैं आपको वो समझाता हूँ। CF आपने निकाला होगा 10th में और 11th में अपने स्टैट्स में भी, तो अगली वैल्यू आपने निकाली 22, अगली निकाली 37, अगली निकाली 47, ये आपने निकाला क्या, कोई बता सकता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती क्या? लेस देन 10 कितनी है, 10। लेस देन 20 कितनी है, ये 12, 10 to 20 और ये 10 भी तो 20 से तो छोटे ही हैं, तो ये क्या बता रहा है, लेस देन 30 कितनी है, यहां तक सारे, और लेस देन 40 कितने हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल लेस देन ओजाइव्स। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ओजाइव्स की वैल्यू को ओजाइव, हाँ,
राइट. सो दिस इज व्हाट वी कॉल लेस देन एंड मोर देन कंडीशंस के थ्रू हम इन वैल्यूज को निकालते हैं, और ये क्या कहलाते हैं? ओजाइव्स. ओजाइव्स हमें ये बताते हैं कि कौन सी वैल्यू कितने से छोटी है और कितने टर्म्स को. वही हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम अरेंज कर रहे थे, जो हमें मीडियन या किसी भी पोजीशन वैल्यू तक पहुंचने के काम आती है. वो जब हम मीडियन वगैरह पढ़ेंगे, देन आई विल टेल यू कि आप ये कर क्या रहे हो और आपको ओजाइव्स की जरूरत क्या पड़ी. अब अगर हम ओजाइव्स को ड्रॉ करना चाहें तो ड्रॉ कैसे होंगे? लेस देन 0 की अगर हम बात, लेस देन 10 की अगर मैं बात कर रहा हूँ, कितने है? 10 है. 20 पे 22, 37, 47. तो ये मेरे लिए जो कर्व बन गया, ये मेरे लिए क्या बन गया? ओजाइव कर्व्स. ओजाइव मोर देन और लेस देन दोनों कंडीशंस बेस पे क्रिएट किया जा सकता है. डन. क्लियर है? कोई डाउट? नाउ a new shape or a new curve is introduced now, the most important curve, and the curve name is bell shaped diagram. Bell shaped diagrams are the most commonly used diagrams, और ये कह सकते हो कि सबसे ज्यादा यूज होने वाले डायग्राम्स में आता है. और बेल शेप डायग्राम्स को अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें तो इसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. राइट. ये एक्चुअल में हमारा बहुत जगहों पे यूज आता है. मैथ्स की स्टैट्स की सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में यूज आता है. और अगर हम लोग नॉर्मल लाइफ की बात करें, ये एक ऐसा कर्व है जो सिर्फ आप लोगों का स्टैट्स में नहीं, ये आप लोगों का साइंस में भी यूज आता है. इसे हम स्क्यूनेस कहते हैं. कर्टोसिस शेप वैल्यू क्रिएट करती है. अब ये कर्टोसिस क्या है उस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. कर्टोसिस इज द बेसिक ब्रीड ऑफ कंगारूज. कंगारू है ना ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, आपने अगर उसको देखा होगा तो कुछ इसी शेप का. अगर मैं इसको हाफ कर दूं, यहां तक अगर मैं इसको कर दूं, तो ये हाफ शेप उन्हीं की शेप को रिप्रेजेंट करती है. कुछ ऐसे ही होते हैं ना, वो इसी शेप के होते हैं. उनकी एक खास बात होती है, जब वो चलते हैं ना तो उछल उछल के चलते हैं. 3 स्टेजेस होती हैं उनके चलने की. या तो बहुत ऊंची जंप मारेंगे, या मीडियम जंप मारेंगे, और अगर बहुत फास्ट भागना है तो बिल्कुल नीचे नीचे जंप मारते हुए, ताकि वो ज्यादा रास्ता कवर कर सके, वो चलते हैं. इन 3 स्टेजेस को कहते हैं लेप्टो, मेसो एंड कर्टो स्टेजेस. अब ये स्टेजेस हमारे पास, आपको पता है हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है? लिवर. अच्छा. और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हार्ट. क्योंकि यार अगर हार्ट पंप करना ही बंद कर देना तो सब बंद हो जाएगा. राइट. अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, कई लोगों के लीवर खराब हो जाते हैं बट तब भी वो सरवाइव कर रहे हैं. राइट. कुछ लोगों के पास ब्रेन नहीं होता लेकिन वो बिना ब्रेन के भी सरवाइव कर रहे हैं. राइट. तो हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हार्ट. आपको पता है अगर हार्ट की कोई चेकिंग करनी है या टेस्ट करना है तो कौन सा टेस्ट होता है? ईसीजी. आपने ईसीजी की रिपोर्ट देखी है कहीं? ईसीजी अगर आपने देखी हो, नहीं भी देखी हो तो मूवीज में आपने जरूर देखी होगी. एक कुछ इस तरीके से गंदा सा कर्व होता है जो चल रहा होता है. बहुत बेकार सा कर्व है. तो डॉक्टर इसको देख के कहता है एवरीथिंग इज फाइन, और मुझे एक प्लेन सा कर्व दिख रहा होता है तो उस टाइम पे डॉक्टर आई एम सॉरी कह देता है. राइट. डिफरेंस क्या है? क्या है ये कर्व? अगर मुझे ये कर्व अगर मैं देखूं तो ये कर्व भी बेल शेप डायग्राम्स के थ्रू ही, यानी ये कर्टोसिस मूवमेंट्स के थ्रू ही क्रिएट होता है. बायो में 4th सेमेस्टर में जो मेडिकल में बच्चे होते हैं उनको ये सब चीजें कराई जाती हैं.
अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये जो स्टेजेस है, 3 स्टेजेस होती हैं हर बंदे की हार्ट बीट्स की या हर बंदे की ईसीजी की अलग अलग स्टेजेस आती है। आप देखोगे अलग अलग ग्राफ होते हैं सबके, होते ऑलमोस्ट ऐसे ही हैं, बट किसी के बहुत ऊपर तक जा रहे होते हैं, किसी के नॉर्मल जा रहे होते हैं। ये एक बॉक्स है, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे कंपेयर किया जाता है। मैं आराम से बैठा हूं बिल्कुल रिलैक्स होके, अगर मैं अपने ईसीजी कराऊंगा इस टाइम पे तो बिल्कुल नॉर्मल आएगा, नॉर्मल बीट आएगी, फिर वाइब्रेट होगी, फिर नॉर्मल बीट आएगी, फिर वाइब्रेट। कोई प्रॉब्लम है इस स्टेज में? अब मैं क्या किया, मैंने रनिंग करके आया, कॉन्टिन्यूसली रनिंग कर रहा हूं। अब क्या आएगी, हैवी बीट, फिर हैवी बीट, फिर हैवी बीट, फिर यही आएगा। इज दिस अ बैड सिचुएशन, रॉन्ग सिचुएशन? नॉर्मल है ये भी। अब मैंने रनिंग करी और स्टेयर्स पे रनिंग करी है कॉन्टिन्यूसली, क्या होगा, हार्ट बीट बहुत फास्ट हो चुकी होगी, पंपिंग बहुत ज्यादा होगी होगी। हार्ट का काम क्या है, बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करना। आपकी बॉडी को जितना ब्लड चाहिए होगा वो उतना सर्कुलेट कर रही है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? आप रिलैक्स बैठे हो, बॉडी को ब्लड नॉर्मल चाहिए, वो नॉर्मली सर्कुलेट कर रही है। अब आप रनिंग कर रहे हो तो बॉडी में ऑटोमेटिकली आपको ब्लड ज्यादा चाहिए, ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, तो वो क्या कर रही है, हैवीली उसको पहुंचा रही है। पर अगर आप बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल एक्सरसाइज करके आए हो तो इन दैट केस आपको बहुत ज्यादा ब्लड और उसकी वो रिक्वायरमेंट है बॉडी को, तो क्या करेगी, वो बहुत ज्यादा लेवल पे पंपिंग करेगी। सेम केस है, अगर एक कर्टोसिस नॉर्मल चल रहा है तो उछल उछल के चलता है, थोड़ा सा तेज चलना है तो बिल्कुल मीडियम लेवल पे जंप करता है, लेकिन अगर उसके पीछे टाइगर पड़ जाए या लॉयन पड़ जाए तो क्या होगा, फास्ट। आपने नेशनल ज्योग्राफी में देखा होगा वो बिल्कुल जमीन के साथ साथ जंप करता हुआ कूदता चलता है, सो दैट वो ज्यादा से ज्यादा स्पेस को गैप कवर कर और स्पीड बढ़ सके। तीनों सिचुएशंस नॉर्मल है उसके लिए, तीनों सिचुएशन नॉर्मल है, भाग पा रहा है, हार्ट भी चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है, भाग के आया मैं। लेकिन प्रॉब्लम कहां आ रही है, एकदम से बड़ा पंप होने के बाद अगला पंप छोटा हो रहा है, फिर एक बड़ा पंप हो रहा है, फिर एक छोटा हो रहा है, फिर एक बड़ा पंप हो रहा है, फिर एक छोटा हो रहा है, मतलब दिस इज प्रॉब्लम सिचुएशन। पहली बार पंप हार्ड करने के बाद सेकेंड टाइम पे हार्ट उस लेवल पे प्रॉपरली पंप नहीं कर पा रहा। कटोसिस है, पैर पे लगी, पहला कूदा, उसके बाद लड़खड़ा के हल्की जंप मारी, फिर लंबा कूदा, फिर उसने लड़खड़ा के लंबी जंप मारी, मतलब उसको कोई प्रॉब्लम है ना। दिस इज व्हाट वी कॉल कटोसिस मूवमेंट्स। हमारे हार्ट से बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हार्ट, स्टैट्स में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट स्टैंडर्ड डेविएशंस, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों जगहों पे बेल शेप डायग्राम्स यूज होते हैं, स्क्यूनेस, मूवमेंट, कर्टोसिस सब जगह पे। इसीलिए बेल शेप डायग्राम इज द मोस्ट यूजफुल डायग्राम्स इन और स्टैट्स। अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा यूजफुल, सबसे ज्यादा काम में आने वाले कौन से डायग्राम्स होते हैं, इट्स अ बेल शेप डायग्राम, नाइदर हिस्टोग्राम्स नाइदर नॉर अ बार ग्राफ्स, कोई और नहीं, फ्रीक्वेंसी बार, पॉलीगन्स, कुछ नहीं। सबसे ज्यादा कौन यूज होता है, बेल शेप डायग्राम्स, एंड बेल शेप डायग्राम्स को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है नंबर 1 पे। व्हाई, बिकॉज दे आर यूजिंग इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में यूज होते हैं फॉर कैलकुलेटिंग एवरीथिंग, मीन, मीडियन, मॉड, एवरेज, रिलेटेड टर्म सारा। बेल शेप डायग्राम्स और ये जो डायग्राम्स हैं ये आप लोगों को आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तब हमें यूज आएंगे और हम लोग तब इसको अप्लाई कराएंगे। एंड नाउ लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, एंड दैट इज पाई चार्ट्स। पाई चार्ट्स पता है क्या होता है? पाई चार्ट्स क्या होता है पता है? सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा इज कॉल्ड पाई चार्ट। इसको हम किसने 360 डिग्री बेस पे ब्रेक करते हैं,
और डेटा को 360 के बेस पे देखते हैं कि उसको कितनी डिग्रीज कितनी वैल्यूज यहाँ पे मिल रही हैं, राइट। हम लोगों के पास जैसे कि एक एग्जांपल मैं आप लोगों को करा देता हूँ, वैल्यूज दे रखी है 8000, 4000, 7000, 5500, 2500। मुझे इसे पाई चार्ट में क्रिएट करना है। अब मुझे क्योंकि इसे पाई चार्ट में क्रिएट करना है तो मुझे इसे डिग्रीज में कन्वर्ट करना मस्ट है। अब डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इसका टोटल चाहिए। टोटल कितना आ रहा है कैलकुलेट करो, 19, 20, 27, 27,000 आ रहा है। थ्री 360 डिग्री कितना आ रहा है, 8000 डिवाइडेड बाय 27,000 इंटू 360 डिग्री। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 4000 डिवाइडेड बाय 27,000 इंटू 360 डिग्री, 7000 डिवाइडेड बाय 27,000 इंटू 360 डिग्री। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 360 डिवाइडेड बाय 27,000 निकाल देना है। जो भी वैल्यू आ रही है उसे 8000 से, 4000 से, 7000 से सबसे मल्टीप्लाई करते हुए चलना है। बताते जाओ क्या आ रहा है फर्स्ट का, 106.66, तो 107 ही लिख दूं सीधा। अगला 4000 में हाफ हो जाएगा ना ये, 53 लिख दिया, उसको एवरेज करता जा रहा हूँ। 7000 में 190। अगला आ रहा है 5500 डिवाइडेड बाय 27,000, और लास्ट टोटल शुड बी 360 डिग्री। क्लियर, कोई डाउट? डी के थ्रू आप लोग बना ही सकते हो। एक स्ट्रेट लाइन खींच दी जाती है ऐसे, उसके बाद आपको क्या करनी है, 107 डिग्री ऑलमोस्ट इस जगह पे होगी। अब इस बेस से 53 डिग्री ऑलमोस्ट इस जगह पे होगी। 93 डिग्री, 93 डिग्री कुछ इस जगह पे होगी। 73 डिग्री एंड 34 डिग्री। क्लियर, कोई डाउट? पेपर में क्वेश्चन बना हुआ आएगा या डिग्रीज के बेस पे आएगा? तुझे किसी भी एक चीज की डिग्री के लिए पूछा जा सकता है, सबकी नहीं, जरूरी नहीं है। 5 चीजें दे रखी हैं, तेरे को बताया गया, पूछा गया बताओ 3rd वाले की एग्रीकल्चर है लेट सपोज, तो एग्रीकल्चर में कितनी लैंड कवर हो रही है। एंड पाई चार्ट हम हमेशा लैंड रिलेटेड चीजों के लिए यूज करते हैं, अर्थ के बेस पे हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको। और मोस्टली जितनी भी लैंड बेस्ड चीजें होती हैं, जमीन से जुड़ी हुई, चाहे एग्रीकल्चर है या वो सब चीजें हैं, तो वो सब किसके लिए कवर करते हैं, हम पाई चार्ट के बेस पे कवर करते हैं। अब अगर मैं ग्राफिकली बात करूं तो हमारे पास कितने टाइप के ग्राफ हैं। पहला कौन सा है, लाइन ग्राफ। दूसरा मल्टीपल लाइन ग्राफ। थर्ड बार ग्राफ, मल्टीपल बार ग्राफ, हिस्टोग्राम। बेल शेप से पहले ओजाइव्स आते हैं, हिस्टोग्राम से पॉलीगन्स बनते हैं, ठीक है। और उसके बाद ओजाइव्स आते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के थ्रू बनने वाले, लेस देन एंड मोर देन कर्व्स जिन्हें कहते हैं। उसके बाद आता है बेल शेप डायग्राम, और लास्ट हमारे पास क्या आता है, पाई चार्ट। अब अगर हम सबको इंडिविजुअली समझें तो सबसे पहला था बार ग्राफ। बार ग्राफ कब यूज होते हैं, फॉर कंपैरिजन नहीं हो सकता, दैट मींस फॉर इंडिविजुअल सीरीज। मल्टीपल बार ग्राफ कब यूज हो सकते हैं, जब इंडिविजुअल सीरीज हो बट किसी एलिमेंट्स के 2 साल दे रखे हो एक साथ। सेकंड आया हमारे पास लाइन ग्राफ, तो नॉर्मली किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं हम लोग। तो, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, हिस्टोग्राम्स। हिस्टोग्राम कब यूज होंगे, कॉन्टिन्यूस सीरीज के लिए। ओजाइव्स लेस देन या मोर देन कर्व्स के लिए यूज किए जाएंगे। पॉलीगन्स हिस्टोग्राम के ट्रेंड को बताने के लिए वो रिप्रेजेंट करता है। और
बेल शेप डायग्राम्स काफी सारी चीजों के लिए यूज होते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह के लिए यूज होते हैं। एंड द लास्ट पाई चार्ट्स कब यूज होंगे? फॉर एग्रीकल्चर लैंड या लैंड से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी उसके लिए हम लोग यहाँ पे इन सबको यूज करते हैं। क्लियर? कोई डाउट? समझ आया? डेटा कलेक्शन के बाद, इन सब चीजों के बाद हमारे पास आता है डेटा को, पहले हमने क्या पढ़ा? टैक्सेशन फॉर्म है, टैक्सेशन में स्टेटमेंट बेस पे आपको चीजें दी होंगी, उसका कोई लेना देना, उसका कोई काम है नहीं यहाँ पे, मतलब हम लोग बहुत कम यूज करते हैं वो। सेकंड हमारे पास क्या आता है? सेकंड आता है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। और थर्ड आता है जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो आपका आता है टैबुलर फॉर्म, जिसमें आप लोगों को सारा का सारा डेटा जो आपने मीन मीडियन मॉड निकालना वो सब उसी के अंदर आता है। अब उसको बनाने के लिए हमें एक टेबल्स वगैरह और ये सब चीजें बताई जाती हैं। टेबुलर फॉर्म की अगर हम बात करें तो टेबुलर फॉर्म में सबसे पहले, टेबुलर फॉर्म आपने कभी अभी तक यूज किया? किया? नहीं किया? अच्छा, बैलेंस शीट बनाते हो आप? क्या है वो? टेबुलर फॉर्म ही तो है। पी एंड एल अकाउंट बनाते हो? क्या है वो? टेबुलर फॉर्म ही है। डेटा को जब आप अरेंज करके लिखते हो तो वो जो मेथड है उसे हम क्या कहते हैं? टेबुलर फॉर्म कहते हैं। अब टेबुलर फॉर्म में जब आप टेबुलर फॉर्म बनाते हो तो आप क्या बनाते हो? आपको एक प्रॉपर शीट्स बनानी पड़ती है ना, कुछ इस तरीके से प्रॉपर उसका वो बनेगा। ऐसे ही बनाते हो ना? यही बनता है ना इसी तरीके से। सबसे पहला क्या आता है? टाइटल, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या जो भी चीज आप बना रहे हो, सबसे पहली चीज क्या होती है? टाइटल। टाइटल के बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है? कैप्शंस। अब अगर मैं कैप्शंस की बात कर रहा हूं तो कैप्शंस के केस में आप लोगों के लिए बैलेंस शीट में आप क्या लिखते हो, या सब हेडिंग्स जिसे हम कहते हैं, कैप्शंस में आप क्या लिखते हो? यस, ईयर वगैरह, किस कौन से ईयर के लिए बना रहे हैं बैलेंस शीट, वो सब, उसकी सब चीजों का कैप्शन वगैरह आ जाता है। सेकंड कैप्शन के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो क्या आता है? स्टब्स। स्टब क्या होता है? स्टब इज अ सब हेडिंग। सब हेडिंग में लिखते थे ना एसेट्स, लायबिलिटीज या जो भी ये बना रहे हो। स्टब के बाद हमारे पास क्या आते हैं? सब हेड्स। सब हेड्स क्या हुए? डेबिट ये है, क्रेडिट ये है, बताते थे ना ये सब। तो हम क्या करते थे? पहले एक ही साथ बना के एक ही साथ उसे रिप्रेजेंट कर देते थे, बट यहाँ पे अगर हम बात करें तो अलग अलग चीजों पे अलग अलग कंडीशंस यहाँ पे आपको लगानी पड़ती हैं। पूरी की पूरी टेबल बना रहे हो, किस चीज पे लिए बना रहे हो? क्योंकि बैलेंस शीट में हमें पता है एक ही ईयर है, यहाँ पे अलग अलग चीजों के लिए टेबल बन सकता है, तो उसका टाइटल अलग होता है, उसके बाद उसकी कैप्शंस होती हैं, उसके बाद उसके स्टब्स होते हैं कि क्या क्या चीजें उसमें डाल रहे हो, उनके बाद उनके सब हेड्स होते हैं, सब हेड्स के बाद आती है बॉडी। ये क्या है उसकी? बॉडी। बॉडी में आप क्या लिख रहे थे वहां पे पहले? यही बैलेंस क्या है, क्या क्या चीजें थी। एसेट्स में आती थी ना करंट, यही थी ना करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स में करंट लायबिलिटीज, वाह। करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, स्टॉक्स तो करंट में आ जाता है, ठीक है? इन्वेंटरीज वगैरह वही करंट स्टॉक में आ गया ना, तो मतलब जो ये सब हेडिंग्स में आ गई। लायबिलिटीज में क्या आ गया? आपका कैपिटल आ गया, क्रेडिटर्स आ गए, राइट, जो भी शेयर होल्डर्स हैं वो सब आ गए, या कोई इन्वेस्टर्स हैं वो आ गए, लोन वगैरह लिया है वो आ गया, लायबिलिटीज हैं, कुछ करंट लायबिलिटीज हैं वो आ गई। तो ये सारे क्या हैं? दीज आर द बॉडीज, राइट। बॉडी के बाद हमारे पास यहाँ पे आता है टोटल। टोटल करते थे ना इसको, और उसके बाद आता है फुटनोट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फुटनोट एंड सोर्स। ये एक ऐसी चीज है इसके बिना तो भाई कुछ चलता ही नहीं है। बैलेंस शीट में आपको सोर्स लिखने की जरूरत नहीं होती, बिकॉज ये सोर्सेज आपको पता है, आप ऑलरेडी लेजर और उन सब में उनके कहते हैं ना कि प्रूफ वगैरह आप दे चुके हो। लेजर क्या है? प्रूफ ही तो है।
बिलिंग्स वगैरह सारी, वो जर्नल एंट्रीज जो होती है, वो लेजर बनती है, ट्रायल बनते हैं, ये सब क्या प्रूफ्स हैं उन सब चीज़ों के। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। डेटा जरूरी नहीं है आपका सिर्फ आपकी बैलेंस शीट्स वगैरह हो, तो आपको ये बताना पड़ता है कि ये जो डेटा आपको मिला है वो प्रूफ कहाँ से आया। लेट्स सपोज मैंने आपको बोला कि ये जो हम बना रहे हैं ना, ये सारी चीजें हम बना रहे हैं, डेटा जो हम बना रहे हैं वो बना रहे हैं रिलायंस कंपनी का। अब रिलायंस वाला मेरे पे केस नहीं कर देगा कि आपने गलत बनाया? कर सकता है या नहीं कर सकता? कर सकता है। अब वो पता है कि वो केस कर देगा, तो उसके केस से बचने के लिए आप क्या करोगे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रूफ लगाओगे। I was working in media till 2007 and 2008. In 2007 and 8 2 years मैंने वर्क किया। तो वो कहते थे आपकी न्यूज चाहे जितनी मर्जी बड़ी से बड़ी न्यूज क्यों ना हो, हमारे लिए वो वेस्ट है टिल द टाइम आपके पास उसके प्रूफ नहीं है। और अगर आपके पास प्रूफ हैं तो ही वो न्यूज प्रिंट पे जा सकती है। इसीलिए आप देखना जब भी कोई न्यूज आती है तो न्यूज में किसी एक या दो बंदों के इंटरव्यूज जरूर लिखे होते हैं साथ में। कभी किसी कंपनी के ऑनर का दिया होता है, कभी किसी कंपनी के किसी इंप्लॉई का दिया होता है। वो इसलिए दिया होता है उसके नेम के साथ, ताकि अपना, और आप न्यूज़पेपर, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ो तो हर न्यूज के बाद आप देखोगे नीचे लिखा होता है सोर्स, सोर्स ऑफ न्यूज। ये मस्ट है, क्योंकि ये अगर नहीं लिखोगे ना सोर्स, तो भैया सामने वाला आप लोगों पे माल आने का दावा कर देगा कि भाई तुमने हमारी कंपनी को डिफेम करने की कोशिश की है। सो हम लोगों के लिए यहाँ पे काम डेटा कलेक्ट करना, डेटा को अरेंज करना ही नहीं है, डेटा की एक्यूरेसी और डेटा की चीजों पे भी वर्क करना है। क्योंकि ये जो डेटा है, ये डेटा मार्केट का डेटा है। कल को कोई भी मार्केट वाला आके आप पे इस चीज के लिए केस कर सकता है कि ये जो आपने डेटा बनाया है ये गलत है, ये चीज तो है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है, या मार्केट में ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती, आपने कैसे बना दिया? राइट। तो ये सारे सोर्सेज और ये सब चीजें हमें वहां पे एज अ प्रूफ वहां पे मेंशन करनी पड़ती है कि ये डेटा कलेक्ट कहां से किया है। अब कई बार क्या होता है, हम लोग डेटा गूगल से निकालते हैं, कई बार डेटा हम गूगल से निकालते हैं, कुछ डेटा ऐसे होते हैं जो नहीं मिल रहे होते तो गूगल में ऑलरेडी जो स्टडी हुई होती है हम उससे निकाल लेते हैं। हर बार रोज एक नई स्टडी करना पॉसिबल थोड़ी ना। लेट्स सपोज मैं दिल्ली में हॉस्पिटल्स की स्टडीज कर रहा हूं कि हॉस्पिटल में कितने एम्प्लॉयज वर्क करते हैं, कितनी मशीनरी है। अब मैं हर हॉस्पिटल में जाके, मैंने 10 हॉस्पिटल जितने थे ज्यादा से ज्यादा मैंने हॉस्पिटल्स कवर कर लिए, लेकिन मुझे दिख रहा है एम्स वालों ने तो ऑलरेडी अपना मेंशन कर रखा है, मैक्स वालों ने मेंशन कर रखा है, फोर्टिस वालों ने मेंशन कर रखा है। अब क्या इन हॉस्पिटल्स में जाना बनता है मेरा? एम्स वाले ने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है मेरे पास ये वाली इतने एम्प्लॉयज हैं और इतने मशीनरी मैं ये वाली यूज कर रहा हूं इतनी। कोई भी एक पर्टिकुलर चीज ले लो, आई ऑपरेशन ले लो, लेग ऑपरेशन ले लो, किसी भी चीज का ले लो, तो क्या मैं वहां पे जाके दोबारा पूछने का कोई सेंस थोड़ी ना बनता है? अगर एम्स वालों की ही पूरी रिपोर्ट मेरे पास है तो मैं उसे यूज कर सकता हूं ना। बट मुझे क्या मेंशन करना पड़ेगा? सोर्स मेंशन करना पड़ेगा कि ये जो रिपोर्ट है वो किसकी है? एम्स की रिपोर्ट है। अब एम्स वाला आके मुझसे पूछे आपने कैसे कह दिया कि आपने 2 करोड़ रुपए की मैंने मशीन लगा रखी है, मैं कहूंगा भाई ये देखो तुमने ही लिखा हुआ है कि तुमने 2 करोड़ की मशीन लगा रखी है, प्रूफ है ना मेरे पास। अब मैक्स वाला आके कहे कि मैं मेरे यहाँ तो 500 वर्कर वर्क करते हैं, इस पे आपने कैसे लिख दिया कि 200 वर्क करते हैं? तो मैं क्या कहूंगा? मैक्स वाले की रिपोर्ट दिखा दूंगा, सर ये देखो आपने इस डेट पे 200 एम्प्लॉयज लिखे हुए हैं। राइट। सो हमें बैकअप लेके चलना होता है चीजों को, सो दैट हमारी चीजें खराब ना हो आगे जाके। डेटा कलेक्ट करना, डेटा पे न्यूज बनाना, डेटा की स्टडी करना इतना आसान नहीं है जितना अभी आपको लग रहा है। राइट। कई बार हम लोग कहते हैं कि कुछ जगहें ऐसी आती हैं जहां पे डेटा सिर्फ बेस नॉलेज से नहीं, थोड़ा सा कॉमन सेंस से भी कैलकुलेट करना होता है। अब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। इलेक्शंस हुए, आप लोग अपने आस पड़ोस में आपको पता ही होता है कि कौन किसको वोट दे रहा होता है, इतना तो एरिया वाइज तो पता चल जाता है। आपका अगर पूरा एरिया आपको वोट दे रहा है तो सारा का सारा वोट आपको जा रहा होगा। अगर एक गली है उसमें अगर आपके कैंडिडेट, मतलब अगर उसमें आपके लोगों को वोट दिया जा रहा है तो मोस्टली पूरी गली आपको ही फेवर कर रही होती है। और अगर कोई बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है तो फिर वो पूरा एरिया बीजेपी को ही सपोर्ट कर रहा होता है।
इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, क्या पता बीजेपी वाले ने उस एरिया में काम कर रहा रखा हो, क्या पता उस बीजेपी वाले ने वहां का ही लोग बंदा हो जो आता जाता रहता हो, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे एक आधे की बात नहीं कर रहा, मैं फ्लो की बात कर रहा हूँ। एक पूरा एरिया है वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, अगले एरिया है कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है, अगला एरिया है आपको सपोर्ट कर रहा है। तो बीइंग अ रिसर्चर मेरा ये टारगेट बनता है कि ऐसा ना हो कि अगर मैं इस एरिया के वोट मान रहा हूं, मैंने माना 100 लोगों से पूछूंगा, अब मैं मान लो 100 लोग बीजेपी वालों से पूछ के आ गया, तो बीजेपी वाले क्या कहेंगे, कौन जीत रहा है, बीजेपी जीत रही है। और यही चीज अगर मैं आप वाले मोहल्ले में घुस गया, तो आप वाले क्या कहेंगे, आप जीत रही है। तो क्या ये अनबायस्ड रिसर्चिंग है, क्या ये अनबायस्ड डेटा है? आंसर इज नो, इज अ बायस्ड डेटा। बायस्ड डेटा है ना ये तो ये क्या आपको अब हमारे किसी रिसर्चिंग पॉइंट पे तो हमें नहीं बताया गया था कि ऐसा करना है। हमें तो ये बताया गया था कि 18 साल से ऊपर वाले लोगों से पूछना है, इस एरिया में से 100 लोगों से पूछना है, यही तो बता के भेजा था। अब ये कॉमन सेंस की बात है कि 100 लोगों का मतलब है फिर डिफरेंट 100 पीपल्स, मतलब ये नहीं कि एक ही गली में जाके आप 20 लोगों से 25 लोगों से पूछ रहे हो, क्योंकि अगर एक गली है वो बीजेपी को सपोर्ट कर रही है तो वो बीजेपी को सपोर्ट करेगी, अगर वो कांग्रेस को सपोर्ट कर रही है तो वो कांग्रेस को सपोर्ट करेगी। क्या पता अगली गली बीजेपी को हो रही हो, ये वाली कांग्रेस को कर रही हो, पॉसिबिलिटी है ना। मैं जाके पूछ के आया 25 लोग इस एरिया में तो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, बाहर आया तो क्या होगा, डेटा फेक हो जाएगा, बाइस्ड हो जाएगा, राइट। तो हमें बाइस्ड डेटा से भी बचना होता है, राइट। अब हमारे पास इन सब चीजों के बाद एक चीज समझ आती है कि डेटा जो भी हम कलेक्ट कर रहे हैं, इस डेटा की यूसेज हमारी सिर्फ और सिर्फ, फिर कैंसिल हो गया, एक सेकंड। रिकॉर्डिंग वाला शेयर कर देना। राइट, क्लियर है, कोई डाउट इसमें? देखो जब हम डेटा कलेक्ट करने जा रहे हैं तो डेटा कलेक्शन का हमारा सबसे मेजर जो काम है वो क्या है कि डेटा को अरेंज, सॉरी, डेटा कलेक्ट करना ही हमारा सिर्फ मेजर वर्क नहीं है। डेटा तो कलेक्ट कर रही है, उसमें हमें आंखें दिमाग खोल के डेटा कलेक्ट करना है। हमारा काम कहाँ स्टार्ट होगा, डेटा को मिलने के बाद। रिसर्चर्स और हम लोग, आपको क्या, आपको जर्नल एंट्री ढूंढने जाना पड़ता है? जर्नल एंट्री तो कंपनी आपको देगी ना, या आपने जर्नल एंट्री भी करनी है? जर्नल एंट्री कंप्यूटर में डालोगे, सारा बन के आ जाएगा अकाउंट, उसके बाद आपका काम शुरू होता है ये चेक करना कि कितना टैक्स बनेगा, ये चेक करना कि प्रॉफिट ज्यादा कैसे करा जाए, ये चेक करना, सब चीजों की प्लानिंग करना, ये एक सीए का काम है, राइट। सेम अगर आप डेटा मैनेजमेंट के लिए जाते हो, सीए ऐसा नहीं है कि सिर्फ अकाउंट्स में वर्क कर सकता है। सीए कैन बी वर्क इन अ बैंकिंग, सीए कैन बी वर्क इन एनी शेयर मार्केट इंडस्ट्री, किसी भी फील्ड में, इंश्योरेंस वगैरह में कहीं पे भी जा सकते हो। अब इन जगहों पे जाओगे तो आप लोगों को अकाउंट से ज्यादा डेटा मिलने वाला है, राइट। तो यू शुड बी कंफर्टेबल इन डेटा, और डेटा में कंफर्टेबल होने के लिए आपके सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि डेटा को समझ आना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? मैं अब आप लोगों को आज एक छोटी सी सीरीज स्टार्ट करवा रहा हूँ, बिकॉज थियोरिटिकल बहुत ज्यादा हो गया। थ्योरी पार्ट अब आप लोग ये पढ़ोगे और इसके बाद हम इसके जो क्वेश्चंस वगैरह हैं वो बाद में प्रैक्टिस करेंगे। अभी मैं आप लोगों को स्टार्ट करा रहा हूँ सेंट्रल टेंडेंसी। इट्स अ प्रैक्टिकल टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और सेंट्रल टेंडेंसी, अगर हम बात करें एवरेज की, तो हमारे पास दो टाइप की एवरेज होती हैं। पता है आप लोगों को कौन कौन सी? एक होती है मैथमेटिकल एवरेज, और एक होती है पोजिशनल एवरेज। मैथमेटिकल एवरेज एंड पोजिशनल एवरेज।
मैथमेटिकल एवरेज में हमारे पास तीन एवरेज आती हैं, एक आता है अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। और पोजिशनल एवरेज में हमारे पास दो आती हैं, एक आता है मीडियन और एक आता है मॉड। मीडियन क्या है? मिड वैल्यू। मॉड क्या है? मोस्ट रिपीटेड फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या है? पोजिशनल एवरेज है। जरूरी नहीं है ना जो बीच में खड़ा हो वही बीच की वैल्यू, और ये भी जरूरी नहीं है जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा हो वही बीच की वैल्यू, वही एवरेज को रिप्रेजेंट कर रहा हो। बट हाँ, अलग अलग जगहों पे यूज होते हैं, इसलिए हम इनका अलग अलग यूज करते हैं। अभी हमारे पास ये टोटल कितनी में एवरेज है? 5। कितने टाइप की है? 2 टाइप की। पहली कौन सी है? मैथमेटिकल एवरेज। और दूसरी कौन सी है? पोजिशनल एवरेज। मैथमेटिकल एवरेज में कौन कौन आता है? अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। और पोजिशनल एवरेज में दो आते हैं, कौन कौन से? मीन एंड सॉरी मॉड एंड मीडियन। क्लियर? अब आज हम लोग जो बात स्टार्ट करने वाले हैं वो है अर्थमेटिक मीन, जिसे हम मीन कहते हैं खाली, या एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, एक ही बात है। क्लियर? कोई डाउट? एक्स बार मीन के सिंबल को रिप्रेजेंट करता है। तीन सीरीज आती है हमारे पास। पहला, इंडिविजुअल सीरीज। मीन इन इंडिविजुअल सीरीज कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमें एक एक्स गिवन है, 6, 8, 10, 12, 15, 17, कुछ भी दिया हुआ है, व्हाटएवर इट इज। हमारा सबसे पहला काम क्या है? इसको मीन का फॉर्मूला क्या होगा? एवरेज कैसे निकालते हो? सिग्मा एक्स अपॉन एन, टोटल ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सिग्मा ऑफ एक्स, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड है, आई डोंट थिंक सो कि कैलकुलेशन में कोई दिक्कत आने वाली है। ऐड करो इन्हें फटाफट। कितना आ रहा है? 14, 24, 34, 36, 41, 41, 51, 61, 68, या राइट। द सम इज 68 डिवाइडेड बाय 6 नंबर ऑफ टर्म्स। कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है? 6 ही है ना यहाँ पे, तो डिवाइड करूंगा कितना आ रहा है? 11.2 आया, 3 2 आया, 3 11.33 आ गया मेरे लिए मीन। आप कैलकुलेटर से डायरेक्टली डिवाइड करके देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। क्लियर? कोई डाउट? अब सेकंड सीरीज कौन सी आती है हमारे पास? डिस्क्रीट सीरीज। एक्स दिया हुआ है 6, 8, 10, 12, 14। फ्रीक्वेंसी दे रखी है 8, 10, 13, 7 एंड 2। अच्छा एक बात बताओ, पहली चीज मेरे को, कितने बच्चों को डिस्क्रीट सीरीज दिख रही है? सबको दिख रही है, लिखा हुआ है डिस्क्रीट में। अब कितने बच्चों को ये इंडिविजुअल समझ आ रही है कि इंडिविजुअली कैसे लिखी होगी? सबको आ रही है। क्या क्या लिखा होगा? 6 कितनी बार लिखा होगा? 8 कितनी बार लिखा होगा? 10 टाइम्स। हम अगर बेसिक वाले की बात करें, पीछे वाले की बात करें, तो पीछे में मीन कैसे निकाला था? सबका टोटल करके, राइट। अब अगर हम इसमें सबका टोटल निकालना चाहें तो 6 को 8 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा। तो 6 को 8 टाइम्स ऐड ना करना पड़े इसीलिए हम क्या निकाल रहे हैं? एफ एक्स। 6 को 8 टाइम्स ऐड करूं या 6 इंटू 8 करूं, बात तो एक ही है। 8 इंटू 10 130 एंड 12 इंटू 7 84, 14 इंटू 2 28। टोटल निकालो दोनों का। सिग्मा एफ एक्स कितना आ रहा है? 10, 20, 20, 40। और इसका टोटल बताओ कितना आ रहा है? सो मेरे लिए मीन क्या हो गया? सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। कितना है? इट्स 9.25 अप्रोक्स।
डन? यहां तक क्लियर किसी को? क्या है, मुश्किल है? नाउ नेक्स्ट कौन सी सीरीज थी? कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्या होगा? एक हमें गिवन होगी एक रेंज इस तरीके से। देखो जब तक आप इसको डर के पढ़ते रहोगे समझ नहीं आएगा, इंजॉय करना स्टार्ट कर दो। कुछ मुश्किल है क्या इसमें? ये हमें गिवन है। सबसे पहला काम क्या होगा? मिड वैल्यू निकालना। मिड वैल्यू तो मुझे एक्स बताएगा। 0 से 10 का मतलब क्या है मेरे लिए? 5। अगर कोई मुझे कहता है 6 बच्चे हैं जिनका 0 से 10 मार्क्स आए हैं, तो मेरे लिए उनके कितने मार्क्स हैं? अब ये m मेरे लिए क्या है? m मेरे लिए x ही तो है। m जो है वो मेरे लिए x है। मेरे लिए अब ये डेटा तो हट ही गया पूरा का पूरा। 0 10 20 मेरे को नहीं दिख रहा। मेरे को क्या दिख रहा है? सिर्फ x और f, यानी m और f। 5 नंबर आए हैं कितने बच्चों के? 6 बच्चों के। 15 नंबर कितने बच्चों के आए हैं? 8 बच्चों के। तो सिंपली क्या निकालूंगा? fm। निकालो फटाफट। 30, 15 इंटू 8 120, 250, 35 इंटू 9 35 इंटू 9 315, 45 इंटू 7 28, 315 अगेन। सो टोटल विल बी, निकालो इनका टोटल दोनों का। ये आ गया आपका 14 24 33 40 आ रहा है इसका, और इसका 1030। राइट। सो मीन के लिए मेरा फॉर्मूला क्या हो गया इस केस में? सिग्मा एफ एम डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। क्या हो जाएगा वो? 1030 डिवाइडेड बाय 40, यानी 103 डिवाइडेड बाय 4, 25.75। बहुत मुश्किल स्टैट्स है ना? देखो कोई भी चीज अगर आप समझ के पढ़ रहे हो, आपको चीजें दिखनी है ना ओपन होती हुई, तो आपको इजीली आप उसको समझ पाओगे, कर पाओगे, और प्रैक्टिस करने का भी मन करेगा। अगर यही चीजें अगर मैं आपको रट्टा लगवा दूं, बेटा मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एम डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, अगला मेथड है स्टेप डेविएशन, उसका अगला मेथड है शॉर्टकट मेथड। क्या है? क्या आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन होता क्या है, क्यों यूज करते हैं? जब हमें पढ़ने के बाद यही नहीं पता कि ये चीजें यूज क्यों हो रही हैं, तो हम अपनी लाइफ में कैसे यूज कर पाएंगे? फॉर्मूलाज लर्न करके कोई भी कर लेता है, लेकिन वो सरवाइव करने वाला स्टेज है, सिर्फ स्कोर करने वाला नहीं है। आप लोगों को पता है मैथ्स में जो बच्चे फेल होते हैं सीए में, 60% प्लस बच्चा उनमें से वो होता है जो मैथ्स की वजह से फेल हुआ होता है। मैथ्स में फेल होने का रीजन इतना ज्यादा क्या है? आप लोगों ने अब स्टार्ट करी है, ऑलमोस्ट सेकंड चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। डिफिकल्ट है क्या? अब अगर यही मैं रटवाना स्टार्ट कर दूं, 4 फॉर्मुलाज रट लिए, सीए वाले को भी पता है रट क्या है वो बच्चा। आपको क्या लग रहा है कि ये अब 11th चल रही है कि टीचर आपको कहेगा बेटा ये क्वेश्चन है स्टेप डेविएशन से सॉल्व कर दे? नहीं, वो क्या कहेगा? क्वेश्चन को घुमाएगा। क्वेश्चंस जब थ्योरेटिकल फॉर्म में आते हैं ना, तो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, और वो उन बच्चों के लिए कॉम्प्लिकेटेड होते हैं जिन्होंने लर्न किया होता है। अगर आपको इसका बेसिक समझ आ गया, आपको पता है ये चीज लग रही है, आपको पता है ये बन कैसे रही है, आपको पता है ना इंडिविजुअल सीरीज से डिस्क्रीट बन कैसे रही है, आपको पता है ना डिस्क्रीट क्यों नहीं बनाई हमने, कॉन्टिन्यूस क्यों बनाई? क्या रीजन था कॉन्टिन्यूस बनाने का? क्योंकि रिपीटेशन नहीं थी। अब जब मेरे को कॉन्टिन्यूस सीरीज दिख रही है, तो मेरे को कॉन्टिन्यूस में भी मेरे को पता है कि मीन निकालने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, इसको डिस्क्रीट फॉर्म ही तो बनानी पड़ेगी। राइट। तो ये जब आपको समझ आ जाता है, तो आप लोगों के लिए क्वेश्चंस करना आसान हो जाता है। ये मत लर्न करो कि 4 फॉर्मूलाज लर्न किए, उन 4 को अप्लाई करा देंगे और हम लोग सॉल्व कर लेंगे। लास्ट ईयर 2 साल पहले जब मैं यहाँ पे सीए पढ़ा रहा था, 120 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ थी मेरे पास। 120, सिर्फ 6 स्टूडेंट्स थे जो क्लियर नहीं हुए थे। एंड 114 इज ऐसा 95% अगर आपकी रिजल्ट आ रहा है, 95 इज अ वेरी गुड नंबर इन सीए। और अच्छी बात यह थी कि उन 120 बच्चों में ऑलमोस्ट 80 बच्चे ऐसे थे जो नॉन मैथ्स स्टूडेंट थे। अब ये नॉन मैथ्स कौन से होते हैं पता है ना?
जो मैथ्स का फोबिया लेके दिमाग में बैठे होते हैं, मैथ्स आते ही पैर कांपने स्टार्ट हो जाते हैं। होता है ना आप लोगों के साथ भी, कईयों के साथ। अभी तक क्यों डर लग रहा था? वो इसीलिए लग रहा था क्योंकि हमें रटवाया जा रहा था। अब मेरे को एक चीज बताओ, क्या कोई चीज समझ नहीं आई? क्लियर है? अब अगर मैं आपसे कोई भी चीज पूछूं, डेटा को दूं, क्या आप डेटा डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते? कर सकते हो। मैं सीधा आता, पहला चैप्टर छोड़ता, डेटा के बारे में नहीं समझाता, सीधा मीन मीडियन के फॉर्मूला रटवाता, मेरा काम बहुत आसान हो जाता। मैं अभी तक तो मॉड भी करवा चुका होता। बट उसका मेरा मॉड कराने का फायदा नहीं है। अब मैं जब अगली क्लास में भी बैठा हूंगा ना, तो मुझे पता है मैं कंफर्टेबल हूं, क्योंकि अब आपको डेटा समझ आ गया। अब आपको ये समझ आ गया है कि जो चीजें बन रही हैं वो क्यों बन रही हैं। नेक्स्ट क्लास में हम ये स्टेप डेविएशन मेथड एंड शॉर्टकट मेथड बनाना सीखेंगे आफ्टर मीडियन। मीडियन कराने के बाद बनाना सिखाऊंगा। राइट? तो क्वेश्चन को या पहले ही करा देंगे, मीडियन बाद में कर लेंगे, क्योंकि मीडियन में हम उसे यूज नहीं करते। समझ आया? क्लियर है? विद आउट एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे? चलो निकालते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 0 to 20, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100। फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको 12, 14, 17, 15, 12 एंड 10। फाइंड मीन। मीन कैलकुलेट करो फास्ट। ये सबसे पहला काम क्या करेंगे? अच्छा चलो, अब एक और चीज, एक सेकेंड। मैं फिर भी एम लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, बट अब हमें यहाँ पे ना कैलकुलेटर यूज करना है। वो कैसे यूज करना है मैं आपको वो भी सिखाता हूँ, वरना तो आप खेल ही खेलते रह जाओगे। दिखाओ एक सेकेंड कैलकुलेटर। हमारे कैलकुलेटर में बेटा यहाँ पे ना कुछ बटन्स होते हैं। दीज बटन्स आर मेमोरी बटन्स, जिसमें एक है एम प्लस, एम माइनस और एम आर। राइट? हमारी कैलकुलेशंस जो हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, वो मैं कोई पेन पेपर कुछ यूज नहीं करने वाला। यहाँ तक आप लोग लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो ये भी मत लिखो, डायरेक्टली पेपर में आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे? हमारी फर्स्ट डिजिट क्या है इसमें? हमें क्या करना है? 10 into 12 निकालना है। तो मैंने इसको क्या किया, 10 into 12 और उसे डाल दिया पॉजिटिव मेमोरी में। मेमोरी बटन कैसे काम करते हैं वो आप लोग देख लो। बोर्ड मास यूज नहीं करना पड़े इसलिए हम मेमोरी यूज करते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट क्या आ रहा है? 30 into 14। 30 into 14 ये भी किस में डाल दिया? पॉजिटिव मेमोरी में। अगला आ रहा है 50 into 70। 50 into 17 ये भी हमने डाल दिया पॉजिटिव मेमोरी में। नेक्स्ट आ रहा है 90 into 12। 90 into 12 पॉजिटिव मेमोरी में डाल दिया। एंड द लास्ट इज 110 into 10, वो भी मैंने पॉजिटिव मेमोरी में डाल दिया। अब अगर आप मेमोरी रिकॉल करो तो आपका टोटल आ चुका होगा। आपका टोटल आ रहा है 3570। आपको जो आप एफएम निकाल रहे थे, आपको एफएम का टोटल मिल गया। हमें टोटल ही तो चाहिए सिर्फ। अभी इसे मेमोरी में ही रखते हैं। राइट? अब हमें क्या करना है? टोटल करना है एफ का। एफ का टोटल नॉर्मल करेंगे, 12 प्लस 14 प्लस 17 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 10, टोटल हो गया 80। 80 को मैं माइंड में रखूंगा कि 80 आया हुआ है।
मेमोरी रिकॉल करो दोबारा, कितनी आ रही है मेमोरी? 3570 डिवाइडेड बाय 80, आंसर कितना आ गया? 446, सॉरी 44.265। आप अगर डायरेक्ट भी कैलकुलेट करोगे, लिख के भी कैलकुलेट करोगे तो भी आपका सेम आएगा। मेमोरी को आपको क्लियर करने के लिए एक और बार एमसी प्रेस करना पड़ेगा, एमआरसी, और आपके ऊपर से एम का बटन रिमूव हो जाएगा, उसके बाद ऑन ऑफ करना, वरना ऑन ऑफ करने के बाद भी मेमोरी क्लियर नहीं होती। राइट, एक बार फिर से समझा रहा हूं, आपको एफएम निकालना है। एफएम निकालने के लिए जो जो चीजें आप लिख रहे थे आप मेमोरी में डायरेक्टली सेव कर सकते हो, बिकॉज इट्स अ ऑप्शनल पेपर। आपके पास जो ऑप्शंस आने वाली हैं, आपको कोई सब्जेक्टिव पेपर नहीं है कि आपको लिख के देना है। तो हमारा पहला क्या हुआ? 10 × 12, 10 × 12 डाला मैंने पॉजिटिव मेमोरी में, 30 × 14 पॉजिटिव मेमोरी, 50 × 17 पॉजिटिव मेमोरी, 90 × 12 पॉजिटिव मेमोरी, 110 × 10 पॉजिटिव मेमोरी। मेमोरी रिकॉल करी, वैल्यू आ रही है 3570। कौन सा लिख दिया था? कर दिया हुआ क्या आ रहा है? एक सेकेंड रुकना। अच्छा, वो बीच में एक रह गया फिर। 10 × 12 m प्लस 30 × 14 m प्लस 50 × 17 m प्लस 15 × 70 m प्लस 90 × 12 m प्लस 110 × 10 m प्लस मेमोरी रिकॉल। ओके, 4620 आ रहा है। यस, क्योंकि एक वो 15 वाला मैंने 50 वाला कर लिया था। तो ये कितना आ रहा है? 4620 डिवाइडेड बाय 80। 80 तो सही आ रहा है, एंड डिवाइडेड बाय 80, सो वैल्यू आ रही है हमारी 57.75। यही आ रहा है। देखो, क्लियर करने के बाद भी आप देखो ऊपर मेमोरी लिखा हुआ आ रहा है, तो मेमोरी क्लियर करने के लिए एक और बार दोबारा प्रेस करके 0 लाना पड़ता है। क्लियर है? कोई डाउट? अब आप पिछले वाले क्वेश्चन पे आओ जो ये हमने किया था। हमने देखो कितनी सारी कैलकुलेशन करी थी, राइट? इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्टली कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर सकता हूं। कैसे? 5 × 6 m प्लस 15 × 8 m प्लस 25 × 10 m प्लस 35 × 9 m प्लस 45 × 7 m प्लस। मेमोरी रिकॉल करी, कितनी आ रही है? 1030 डिवाइडेड बाय 40, क्योंकि टोटल 40 था तो आंसर आ रहा है 25.75। लिखना भी नहीं पड़ेगा आपको, सीधा। और ये ही आपको सीखना है। पहले एक दो क्वेश्चंस प्रॉपर लिख के कर लेना, बट एक दो के बाद सारे क्वेश्चंस कैलकुलेटर पे सॉल्व करने हैं, क्योंकि जितना ज्यादा ब्रेन चलाओगे उतना ज्यादा वर्क करेगा वो। हमें यहाँ पे अपने कैलकुलेटर से सारे आंसर्स निकालने हैं। जितना पेन पेपर कम यूज करोगे उतना टाइम वहां सेव कर रहे होगे इन क्वेश्चंस में। क्लियर? कोई डाउट? समझ आ गया ये? नेक्स्ट, हमें कई बार इसमें क्या होता है, कुछ मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले एलिमेंट्स दिए जाते हैं। जैसे मुझे कहा गया कि जो मीन है, मीन ऑफ द टर्म इज 60, फाइंड एम। फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। ये हमें x दिया हुआ है, ये हमें f दिया हुआ है, और कहा गया m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कर सकते हैं? क्या हो जाएगा? सबसे पहले fx निकालें, 540। अब इसको भी मैं इसी तरीके से कर रहा हूं, 54 × 10 m प्लस 12 × 62 m प्लस। मैं यहाँ लिख भी रहा हूँ, वैसे आपको लिखने की वहां जरूरत नहीं है, m वाले को छोड़ देंगे 13m लिख के, एंड 14 × 70 m प्लस, वैल्यू आ रही है 980। मेमोरी रिकॉल करी, वैल्यू आ रही है 2264 प्लस 13m। कोई दिक्कत यहां तक बच्चा किसी को? और फ्रीक्वेंसी का टोटल आपका आ रहा है 70 प्लस 62 प्लस 54,
यानी 186 प्लस m। मीन का फॉर्मूला क्या था बच्चा? सिग्मा fx डिवाइडेड बाय, so 2264 plus 13m divided by 186 plus m, that is should be equals to, क्या दिया हुआ है? मीन कितना दिया हुआ था? 60। क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। 2264 plus 13m is equals to 186 into 16, 11160 plus 60m, राइट? तो 60m, 13 को उधर ले गए, इसको इधर ले आए, तो वैल्यू कितनी हो गई? 47m इज इक्वल्स टू, ये इधर आया माइनस प्लस 2264 माइनस ऑफ 8896, इसको डिवाइड कराना है किससे? 47 से। सो आंसर इज माइनस 189.267। देखो खुद बनाया हुआ क्वेश्चन था इसलिए वैल्यू नेगेटिव आ रही है, अदरवाइज ऐसे वैल्यूज नेगेटिव में नहीं आती। फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, नेगेटिव कैसे हो सकते हैं? बट खुद बनाया हुआ क्वेश्चन था इसलिए, बट निकालना ऐसे ही है, आपको नॉर्मली सॉल्व करना है और m को ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू सॉल्व करनी है। क्वेश्चंस आपको काफी सारे इसमें मिलेंगे जो आप लोगों को यहाँ पे इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। देखो आज आप लोगों का जो होमवर्क है वो ये है कि आपको चैप्टर 1 पूरा रीड करना है। रीड, यस, चैप्टर 1 थ्योरेटिकल टॉपिक है, आपकी सीए वाली बुक में भी है 1 और 2, वो आप रीड कर सकते हो उसमें। अदरवाइज मैं आपको इसकी एक पीडीएफ अभी शेयर कर दूंगा, वो पीडीएफ आप लोगों को पूरी रीड करनी है। एंड मीन के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके लाने हैं। मीन आपको जहां से मिले, जितने मिले वो क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में स्टेप डेविएशन और क्या कहते हैं, शॉर्टकट मेथड, मीन की प्रॉपर्टीज, वेटेड मीन और मिक्स मीन, कंबाइंड मीन जिसे हम कहते हैं, वो सब करने के साथ साथ मीडियन कराऊंगा, राइट? तो नेक्स्ट क्लास में बाकी आगे करते हैं। पहला है, पहले अपना पहला बेसिक कवर कर लो, पूरा स्टैट समझ आ जाएगा ना दिमाग में, डेटा क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, कौन कौन सा टाइप है, और प्लस मीन का बेसिक क्लियर हो जाएगा तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद तो बहुत ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स है, कोई ज्यादा बड़े टॉपिक्स है नहीं इसमें, ठीक है? तो इसको कंप्लीट करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं।